हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। हमने एक चैप्टर जो किया था उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में जो देहात की स्थिति थी, जो गांव की स्थिति थी, जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम हमने देखा था, पहाड़िया संथाल मूवमेंट वाला देखा था, उससे रिलेटेड हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज भी किए थे। आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो उस चैप्टर के लिए बेहद जरूरी हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो। यानी ऐसे क्वेश्चन जो कुछ हम फिलअप्स भी करेंगे, कुछ मैच द फॉलोइंग करेंगे और कुछ दीर्घ उत्तर वाले भी क्वेश्चन करेंगे। दीर्घ प्रश्न वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय जिसमें लिखने होते हैं, आपको लॉन्ग आंसर जिसमें लिखने होते हैं, वो आंसर्स भी कुछ करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस टीम के साथ जुड़ के अपनी पूरी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या पेड पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। सारी शिक्षा जिसमें सारा कुछ पैकेज आपका कंप्लीट, क्या क्या चीजें रहेंगी आगे भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ निःशुल्क आपको दिया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे। तो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और वो सेशन है बेसिकली उपनिवेशवाद और देहात, और इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार क्या बना। यानी जो ब्रिटिश शासन यहां चल रहा था, अच्छा ये चैप्टर हमने 1857 की क्रांति से पहले भी आपके सिलेबस में मिलेगा, यानी जिसके बाद तो और वाद विवाद बढ़ता चला गया। ऐसी कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी या ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट ब्रिटेन की संसद में रखा गया था जिसके बाद वहां बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट करीब 1002 पन्नों की थी। उसमें तरह तरह के प्रशासनिक चीजों पर टिप्पणी की गई थी। यहां के जमींदारों की जो टिप्पणियां थी वो उसमें शामिल थी, यहां की रैयतों के प्रार्थना पत्र, राजाओं की टिप्पणियां, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। तो वो कौन सी रिपोर्ट थी? तो वो रिपोर्ट थी 5वीं रिपोर्ट। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में जो गंभीर वाद विवाद का आधार बनी थी वो बनी थी 5वीं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है वो 1002 पन्नों की थी, 1002 पृष्ठ की ये थी, जिसमें से करीब 800 जो पन्ने थे वो इन्हीं तरीके की चीजों से भरे हुए थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब 5वीं रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब आई थी? ये आई थी 1813 में। इससे संबंधित प्रश्न भी आएगा, अभी देखेंगे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई किस साल में? 13 में, 58 में, 95 में या 1770 में? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1813 में, 1813 में। और इसी समय 1813 में क्या आया था? चार्टर एक्ट भी आया था। ठीक है, चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 के और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब 1813 में चार्टर एक्ट आया, जो 33 में, 53 में भी रिवाइज हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट आंसर 1813 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियां लोगों का जीवन पूरी तरह निर्भर था व्यापार पे, जंगलों पे, नदियों पे, स्थायी खेती पे। हमने जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि आज के झारखंड के आसपास और जो सिंहभूम के इलाके थे और थोड़ा सा भागलपुर, तो उस जगहों पर राजमहल की जो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों पर एक समुदाय रहता था जिन्हें पहाड़ी समुदाय कहते थे। और बेसिकली वो किस खेती पर आधारित होते थे? वो झूम खेती करते थे, झूम। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जंगलों में, पहाड़ों पे जो जंगल होते थे, पहाड़ों पे जो झाड़ियां होती थी, उनको काट के, उनको साफ करके उनको जलाया जाता था। जलाए जाने पे जो राख होती थी उसमें पोटास होता था, वहां पे वो फिर उपजाऊ जमीन बनती थी, उस पर वो खेती करते थे। तो बेसिकली ये जो पहाड़िया लोग थे ये किस पर आधारित थे? इनका पूरा जीवन जो है जंगलों पर आधारित था। तो ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इनको चैलेंज देने के लिए फिर कौन आया? संथाल। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब वन शॉट रिवीजन में तो हमने सब कुछ कर लिया है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व एकत्रित करते समय जमींदार का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? तो आपको पता था कि शुरू में जमींदारों को कुछ पावर्स भी दिए गए थे, छोटे मोटे न्यायिक पावर दिए गए थे, उनको एक छोटा पुलिस का दस्ता भी दिया गया था जिससे वो वसूल सकते थे जमींदारी को, और कुछ अधिकारी दिए गए थे, तो इसको कहा जाता था अमला। आज भी देखिए, जब कोई अधिकारी बहुत सारे लोगों को या नेता किसी अधिकारियों को लेकर चलता है तो कहा जाता है इनका अमला है, यानी इनके साथ रहने वाला अधिकारी, पुलिसकर्मी, सबको मिला के कहा जाता था। तो अमला इनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ख। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती थी? स्थायी खेती, मिश्रित खेती, झूम खेती या बागानी खेती? तो अभी हमने चर्चा की थी, इसको झूम खेती कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न। तो पहाड़िया लोग क्या करते थे? ये झूम खेती किया करते थे, यानी एक जगह पर जंगल को काटेंगे, उसको साफ करेंगे और फिर कुछ दिन बाद दूसरी जगह पर जाकर
खेती करते थे तब तक वो जमीन फिर उपजाऊ हो जाती थी। 1820 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री कौन थे? वो थे क्या एडम हार्वे, डेविड रिकॉर्डो, डेविड ऑर्थर या जॉन मिल्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड रिकॉर्डो। ठीक है, ये आया था नगरों की जब हम बात कर रहे थे उस चैप्टर में, देहातों की। दक्कन दंगा रिपोर्ट, आपको पता है कि जब दक्कन में यानी कौन सी प्रथा चल रही थी? रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली चल रही थी कर वसूलने की, जहां पर किसानों से डायरेक्ट कौन मिला हुआ था? किसानों से डायरेक्ट इंगेज होते थे ब्रिटिशर्स। यहां पर बीच में जमींदार नहीं थे, लेकिन करों का दर बहुत हाई होता था, इसलिए वो चुका नहीं पाते थे और ऋणदाताओं का प्रेशर बनता चला गया। जो ऋण वसूलने वाले लोग थे उनका शोषण शुरू हो गया। इसके विद्रोह में वहां दंगा हुआ और दंगे पर एक रिपोर्ट बनाई गई, और वो रिपोर्ट कब आई थी? 1878 में ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पेश की गई थी। ठीक है, यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, और इसमें कहा गया कि अंग्रेजों की कोई गलती नहीं है, साहूकारों ने और ऋणदाताओं ने इसमें गलती की है। तो इसका सही जवाब 1878 हो जाएगा, दक्कन दंगा रिपोर्ट। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, कपास आपूर्ति यानी कॉटन सप्लाई संघ जो था, ये कब बना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 में। ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण है। और 1861 में आपको पता है कि गृह युद्ध हो गया था अमेरिका में, उसके बाद बहुत ज्यादा कपास की डिमांड इंडिया से होने लगी और इंडिया का भी कपास का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया था। तो 1857 इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स करते हैं। डैश की सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह हुआ। ये सूपा जो विलेज था पुणे के पास, वहां पे विद्रोह हुआ। तो कब हुआ ये? 12 मई, ठीक है, 1875। यहां पे पुणे के पास जो सूपा विपणन केंद्र है, मंडी है, सूपा गांव है, वहां पर यह विद्रोह देखा गया था। ठीक है, किसानों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो बटाईदार। ठीक है, हमने उस हायरार्की को भी समझा था, एक बार फिर आप रिवाइज कर सकते हैं कि सबसे ऊपर होती थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, कौन होता था? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, उसके बाद कौन होते थे? राजा, जहां राजाओं का शासन रहता था ब्रिटिश में, या तालुकदार। ठीक है, ये तो रहते ही थे। इनके साथ फिर जमींदार। जमींदारों को ये दिया जाता था कि आप जो है टैक्स वसूलेंगे। जमींदार क्या करते थे? इनके नीचे एक नया वर्ग बन गया, जोतदार। ठीक है, ये जो जोतदार क्या होते थे? ये पट्टे पर ले लेते थे जमींदारी को, जमीन को, और वसूल के जमींदारों को दे दिया करते थे। या जमींदार और किसानों के बीच में ये जोतदार बने। इन जोतदारों ने भी क्या किया? जो भूमिहीन किसान थे उनको अपनी जमीनी देके उत्पादन करवाना शुरू किया, जिनको कहा गया बटाईदार। इसको हमने चर्चा डिटेल में की थी, बटाईदार। ठीक है, तो बटाईदार क्या करते थे? सॉरी, जोतदार की अगर जमीन है तो उस पे सारा खाद बीज मेहनत अपनी लगाते थे, और आधा हिस्सा 1/2 जो पूरा प्रोडक्शन है जोतदारों को देते थे, आधा ही हिस्सा इनके पास आता था। और इसके नीचे और फिर भूमिहीन किसान थे। हालांकि जोतदार, बटाईदार भी भूमिहीन किसान ही थे। ठीक है, तो इतनी बड़ी हायरार्की चल रही थी। और ये ज्यादातर किसमें देखी जा रही थी? जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का जो सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट वाला, इस्तमरारी सिस्टम जो था, ठीक है, जो बंगाल में देखा जा रहा था। ठीक है, ये बंगाल में ये सिस्टम वहां ज्यादा देखा जा रहा था। तो ये जो गैप था सरकार और किसानों के बीच में, ये क्या था? बहुत बड़ा गैप था। और बहुत बड़ा गैप होने के कारण फिर क्या हुआ? इसके लिए फिर जब दक्कन में अलग सिस्टम बनाया गया, वहां एक अलग सुविधा बनाई गई, वहां एक अलग सिस्टम ही बनाया गया। तो ये जो बटाईदार थे वो कौन थे? ये बटाईदार वो थे जो काम करते थे जोतदार की जमीनों पे। फ्रांसिस बुकानन एक क्या था? एक चिकित्सक था, है ना, एक ये चिकित्सक था, और इसको सर्वे करने के लिए भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा। ये एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा, यहां पे उसने काम किया, बंगाल चिकित्सा सेवा में काम किया। और ये क्या जा रहा था? वो जंगलों में जाकर मिल भी रहा था, लोगों को चर्चा भी कर रहा था और सर्वे भी कर रहा था। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहां स्थापित हुआ? बंगाल में स्थापित हुआ। ठीक है, हमने इसकी चर्चा की थी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद वहां पे कठपुतली सरकार अपनी बना दी, मीर जाफर वहां पे था, फिर मीर कासिम आया। लेकिन 1700 अभी भी पूरी तरह कंप्लीट शासन तो नहीं, लेकिन शासन स्थापित हो गया।
फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों के हाथ में पूरा शासन आ गया। और सबसे पहले बंगाल की दीवानी उसे मिली, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबकी दीवानी थी, तो बंगाल में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन हुआ और इसीलिए वहां पे इस्तेमारी सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, ये सारी चीजें जल्दी से आ गई। पांचवा क्वेश्चन क्या है, डैश में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया। तो 1859 में परिसीमन कानून आया। इस कानून में यह बताया गया कि जो ऋणदाता हैं और जो किसान या रैयत हैं, इनके बीच जो अनुबंध या जो डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसका जो ये जो पत्र होगा, इसकी वैधता केवल 3 साल तक होगी, 3 साल के बाद वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। 6, बंबई दक्कन में डैश राजस्व प्रणाली लागू की गई। तो कौन सी? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि पूरे भारत में 3 तरह का सिस्टम काम कर रहा था राजस्व कर का। ठीक है। कौन कौन सा? तो बंगाल में कौन सा काम कर रहा था? इसको कहते थे इस्तमरारी, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जिसको अंग्रेजी में कहते थे परमानेंट सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप रिवाइज करते चलिए। परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। किसने इसको लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। चलिए, इसके बाद दक्कन और बंबई में क्या था? दक्कन और बंबई, इसमें क्या था? इसमें था रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली। और यहां पर क्या था? यहां पर इसमें इस सिस्टम में कौन होते थे? जमींदारी सिस्टम चलता था। ठीक है। और इसमें क्या चलता था? इसमें सीधे जमींदारी सिस्टम नहीं था, सीधे किसान और अंग्रेज सरकार एक साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश जो था, संयुक्त प्रांत जो आज का है उस समय था, या आप उत्तर भारत कह सकते हैं, उत्तर भारत। यहां पर चलता था महलवारी प्रणाली, महलवारी प्रणाली। ठीक है। यानी कई गांवों के समूह को मिला के महल कहा जाता था और वहां से वो टैक्स वसूला जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां बंबई और दक्कन में पूछा था, दक्कन यानी साउथ इंडिया वाली बात, यहां रैयतवाड़ी प्रणाली सिस्टम काम कर रही थी। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज करके और रिवीजन कर लेंगे। भारत ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था? सही जवाब हो जाएगा 1862 तक। क्यों? हमने चर्चा की थी कि 1861 में, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, अमेरिका का गृह युद्ध। ठीक है। और जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो वहां पर कपास की आपूर्ति कम होने लगी, क्योंकि अमेरिका से बहुत ज्यादा कपास ब्रिटेन जाया करता था। जब वहां गृह युद्ध शुरू हो गया तो वहां से कपास वहां पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उन लोगों ने भारत में कोशिश की कि भारत से कपास को ले जाया जाए, और यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ गया। लेकिन जब वहां पे गृह युद्ध फिर समाप्त हो गया तो उसके बाद फिर भारत से कपास जाना बंद हो गया। 1862 तक सबसे बड़ा स्रोत भारत बना रहा। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान को क्या कहते थे? बटाईदार। अभी हमने डिस्कस किया था। 5वां रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? प्रवर समिति, एक प्रवर समिति बनाई गई, उसने की थी। सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? 12 मई 1875। ठीक है। सूपा की मंडी जो है वहां पर यह विद्रोह हुआ, किसानों का विद्रोह किसके खिलाफ? ऋणदाताओं के खिलाफ और पूरे सिस्टम के खिलाफ। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो झूम खेती, जिसको मैंने बताया, स्लैश एंड बर्न जिसको कहा जाता था, कि एक जमीन को काट के उसको साफ करके वहां खेती की जाती थी, फिर बाद में वहां से आगे बढ़ जाया जाता था। अगला प्रश्न है कि 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन सी रिपोर्ट पेश की गई? तो 1878 में जो पेश की गई थी उसको कहा गया दक्कन दंगा रिपोर्ट, और 1813 में जो रिपोर्ट पेश की गई उसको कहा गया था 5वीं रिपोर्ट, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। लेकिन इसको रिवाइज करते चलिए, वरना आप कंफ्यूज होके ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट की बात आएगी तो या तो 5वीं की जगह आप दक्कन दंगा रिपोर्ट कह देंगे, या दक्कन दंगा की जगह 5वीं रिपोर्ट कर देंगे। तो ये सावधानी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? तो बंबई में की गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है।
भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में। और जूट का उत्पादन कहां उस समय ज्यादा हो रहा था? जो बंगाल का इलाका था, बांग्लादेश के आसपास जो पूरा इलाका था, जो आज का जो बांग्लादेश है, यानी उस समय के ढाका, बंगाल सब एक ही में था, तब बंगाल प्रोविंस, वहां पर जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों को सबसे अधिक किसे झेलना पड़ा? तो सबसे अधिक, सबसे पहले किसानों, कृषकों को, फिर कारीगरों को। कारीगरों को क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां का जो कच्चा माल था वो यहां से सीधे ब्रिटेन भेज दिया जाता था, तो वो कच्चा माल यहां के कारीगरों को मिलता ही नहीं था कि वो उससे उत्पादन कर सके या प्रोडक्शन कर सके। और वहां से फिनिश्ड गुड आते थे तो वहीं के माल यहां के बाजार में बिकते थे, तो उनके बनाए हुए माल बिकते भी नहीं थे, तो उनका व्यापार डाउन हो गया। और दस्तकारों को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दो लोग थे। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था, तो जो साउथ में दक्कन और बंबई में रैयतवाड़ी आई थी, ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के नेतृत्व में आई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैच द फॉलोइंग्स भी करते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, तो इस्तमरारी बंदोबस्त यानी क्या है? ये परमानेंट सेटलमेंट की बात की जा रही है। ये कब आया? तो ये आया 1793 में। तो पहले का आंसर सी हो जाएगा, यहां नंबर 1 कर दीजिए। 1793 इसी समय आया था क्या? कॉर्नवालिस कोड, ये भी ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, इसके अलावा संथाल विद्रोह, ये कब हुआ था? 1855-56, यहां नंबर 2 लिख लीजिए। तो संथालों ने क्या किया? ये विद्रोह कर दिया था, और यहां महत्वपूर्ण नेता कौन थे? सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा, अमेरिका में गृहयुद्ध कब हुआ? 1861 ईस्वी, इंपॉर्टेंट है। और यहां से फिर क्या हो गया? भारत कपास का प्रमुख स्रोत बन गया अंग्रेजों के लिए, प्रमुख स्रोत बनकर उभरा। दक्कन विद्रोह, तो दक्कन विद्रोह कब हुआ? 1875 में। ठीक है, ठीक, कहां पर? सूपा विपणन केंद्र, सूपा गांव जो था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, सूपा विपणन केंद्र में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां आई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कब आई? तो 1820 के आसपास। ठीक है, और कौन इसमें शामिल था? हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट कब आई? लास्ट में 1878 में। तो ये लास्ट में आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, दक्कन दंगा रिपोर्ट किसने ये, हाँ ठीक है, दक्कन दंगा रिपोर्ट। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं, कुछ मैच द फॉलोइंग्स हैं जिसको आपको जरूर ध्यान रखना है। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था 1793, संथाल विद्रोह 1855-56, ठीक है। अमेरिका में गृह युद्ध जो है 1861, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन विद्रोह जो है ये 1875, सॉरी हाँ, दक्कन विद्रोह कब हो गया था? 1875, यहां आ जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 और दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट 1878। ठीक है, चलिए यहां मैंने नंबर्स भी लिख दिए हैं, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अब कुछ सत्य देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया, सही मालूम पड़ता है, देखते हैं। ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित 5वां रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित थी, ये भी सही मालूम पड़ता है, ये भी सही मालूम है। ब्रिटेन में 1875 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी स्थापित हुई, ये तो गलत लग रहा है, ठीक है। ये 1869 के आसपास हुई, 59 के आसपास। 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया। ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में गिरावट के कारण अमेरिकी गृह युद्ध था, तो सही है ये स्टेटमेंट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सभी लगभग सही हैं। ये स्टेटमेंट 1857 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, ये असत्य है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं सही है, सत्य है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। अब पहला प्रश्न देखते हैं जो लघु उत्तरी है, थोड़ा अति लघु, बहुत छोटे में लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं।
कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, संक्षेप में लिखे। इस्तमरारी जो परमानेंट सेटलमेंट मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि पहले से ठेके पे दिए जाने की प्रथा है। इससे पहले ठेका प्रथा चलता था, जमींदारों को एक एक दो दो साल 5-5 साल के लिए ठेके पे दी जा रही जमीन और उनको छोड़ दिया जा रहा है कि आप कुछ दिनों बाद जितना मन करे वसूल के हमको दे दीजिएगा, हमको एक निश्चित अमाउंट। तो उन्होंने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त किया कि इसको कम से कम 10 सालों तक करो। और इसमें एक प्रमुख जो बात यह थी कि इसमें राजस्व का जो दर था, राजस्व दर, इसको भी स्थायी किया गया, को स्थायी किया गया। मतलब क्या बोला गया कि जो भी राजस्व आप वसूलेंगे उसका 10/11 ये ब्रिटिश को मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, और 1/11 ये जमींदारों के लिए था, ठीक है। यानी उसका 11 हिस्सा करिए, उसमें से 10 हिस्से जो है वो हमको दे दीजिए, एक हिस्सा आपने ले लीजिए। क्या था, इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा तालुकदारों के साथ किया गया जिन्हें जमींदार कहा जाने लगा। इन्हें कुछ भू संपदाएं स्थायी रूप से देंगे, बोलेंगे कि देखो जमीन का मालिक कोई नहीं रह जाएगा, अब आप ही जमीन के मालिक रहेंगे, इतने जमीन के मालिक आप हैं, यहां से जो भी आप कर वसूल है उसको वसूल कर सकते हैं। बदलों में उन्हें कंपनी को हमेशा के लिए एक निर्धारित राजस्व चुकाना होता, वो निर्धारित राजस्व यही था, 10/11 देना पड़ता था, 1/11 खुद रहना पड़ता था। यानी जमीन का मालिक, जमीन का स्वामी उनको बना दिया जाता था, बोलते थे आप यहां से आप जमीन के मालिक रहेंगे, जो लोग उत्पादन कर रहे हैं करने दीजिए, उनसे आप टैक्स वसूलिए, उसका 10/11 हमको दे दीजिए, 1/11 अपने ले लीजिए। तो ये इस्तमरारी बंदोबस्त था, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक बंगाल में बड़े जमींदारों की जमींदारियां नीलाम क्यों कर दी जाती थी। अब ठीक है, इसमें आपको एक महत्वपूर्ण नियम ध्यान में रखना है, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, ठीक है। यानी एक सिस्टम ऐसा होता था कि जमींदारों को यह बोला गया कि ये जो 10/11 आपको जमा करना है उसका एक निश्चित समय दे दिया जाता था। अगर उस निश्चित समय के अंदर वो नहीं राजस्व चुका पाते थे तो उनसे उनकी जिम्मेदारी छीन के नीलाम कर दी जाती थी। ये सिस्टम सीधा सिस्टम था। तो बड़े जमींदार प्रायः पूरा राजस्व अदा नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर राजस्व की बकाया रकम प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी, इसलिए सरकार की ओर से उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। सिंपल, छोटे अतु लघु में आपको ये लिखना है, छोटे आंसर्स में लिखना है कि भाई उनको एक फिक्स डेट और फिक्स टैक्स देने के लिए बोला गया होता था, अगर वो उस दिन तक नहीं दे पाते थे तो उनकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई और इसके उद्देश्य क्या थे। तो ये हमने पहले बताया था, 5वीं रिपोर्ट 1813 में प्रस्तुत की गई थी और वो रिपोर्ट क्या प्रस्तुत की गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके का काम कर रही है ना, कि कैसे वो शासन को चला रही है। उस रिपोर्ट में जो कितने पन्ने की थी, 1002 पन्ने की रिपोर्ट थी और उसमें ज्यादातर बताया गया कि जो रैयत लोग हैं, किसान हैं, उनके क्या प्रार्थना पत्र आए हैं, जमींदारों के कौन कौन सी बातें निकल कर आई हैं, शासन प्रशासन से कौन सी बातें कही जा रही हैं, ये सारी बातें उसमें चर्चा की जा रही थी। तो ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में कंपनी को आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था ताकि उनका लाभ ब्रिटिश राष्ट्र तथा ब्रिटिश उद्योगपतियों को भी मिल सके, है ना। तो बेसिकली ये बताना था कि किस तरह से आर्थिक गतिविधियां हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज उसमें बताई जानी थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और देखते हैं कि जोतदार जमींदारों का विरोध किस प्रकार करते थे। कोई 2 कारण लिखिए। अब देखिए, जोतदार जो थे ना, ये पूरी जो प्रजाति थी वो जमींदारों द्वारा ही एक तरह से विकसित की गई थी। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गांव में उनको रखते थे और वो खुद आके जमींदार नगर में बस जाते थे। लेकिन जोतदार धीरे धीरे अंदर से खेल करने लगे, उनको ये लगा कि हम जमींदारों की जगह खुद ले सकते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत किसानों को अपनी तरफ मिलाया, जैसे अगर जमींदार कभी टैक्स बढ़ाने की बात करते थे तो वो इसका विरोध कर देते थे किसानों के साथ। कभी कभी किसानों से जानबूझ के बोलते थे कि टैक्स या कर जो या लगान है उसको देर से जमा करिए ताकि जमींदारों की जमींदारी चली जाए। इस तरह का थोड़ा विरोध होता था। जोतदार जमींदारों का विरोध निम्न कारणों से करते थे। जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के प्रयत्न का विरोध करते थे। जरा भी अगर लगान जमींदार बढ़ाना चाहते थे तो जोतदार कहते थे नहीं, ऐसा मत करिए। और इसीलिए जोतदार जो है किसान उनके बहुत वफादार हो गए। वे जमींदार के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे और उन पर निर्भर किसानों को अपने पक्ष में एकजुट रखते थे। जोतदार गांव में अपना प्रभाव तथा नियंत्रण बढ़ाने के लिए जमींदारों का विरोध करते थे। तो जाहिर सी बात है, जोतदार को लगता था कि अगर जो जमींदार जो कर रहा है उसको हम करने में रोकें या उसके अत्याचारों से लोगों को बचाएं या हम किसानों की तरफ से बात करें तो किसान हमारे वफादार हो जाएंगे। तो इस तरह से एक अपना वर्चस्व जोतदार बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये वर्चस्व बन के निकला भी। अगर जमींदारों की जमींदारियां नीलाम होती थी तो उसको कई बार खरीदते भी थे। तो जोतदार इस तरह से विरोध कर रहे थे। ये 2 इंपॉर्टेंट विरोध का कारण आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है कि राजस्व संबंधित सूर्यास्त कानून क्या था। तो मैंने आपको बताया सूर्यास्त कानून यह था कि एक निश्चित समय के सूर्यास्त से पहले अगर कर या लगान नहीं चुकाया जाता था तो जमींदारी छीन ली जाती थी। इसी को सनसेट रूल या सूर्यास्त का नियम कहते थे। जो इस्तेमारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त था, इसके अनुसार जमींदारों के लिए ठीक समय पर राजस्व का भुगतान करना आवश्यक था। सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तिथि को सूर्य अस्त होने तक, उस समय इतना घड़ी और टाइम का तो था नहीं, तो माना जाता कि सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। यह इंपॉर्टेंट रूल था और इसका काफी फायदा भी उठाते थे अंग्रेज भी और अलग लोग भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम सारी चीजें करों की व्यवस्था देख रहे थे, फिर हमने देखा कि दो प्रमुख रूप से इस चैप्टर में हमको कम्युनिटीज दिखाई दी, संथाली और पहाड़ियां। तो पहाड़ी वहां पर क्या था कि हमने देखा कि एक पहाड़ी स्थिति होती थी, नीचे जो है वो क्षेत्र मैदान का होता था यानी प्लेन एरियाज। तो प्लेन एरिया में स्थायी खेती होती थी जहां से स्थायी टैक्स भी या लगान भी अंग्रेजों को मिलता रहता था। लेकिन जो पहाड़ी लोग थे वो आकर कहां, पहाड़ियों में बसे हुए थे और वो क्या करते थे, वो बार बार इन स्थायी लोगों पे या मैदान के लोगों के जो किसान थे उन पर आक्रमण किया करते थे। तो क्वेश्चन था कि पहाड़ी मुखिया के आक्रमणों को प्रति मैदानी जमींदारों तथा व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जो मैदानी जमींदार थे वो क्या सोचते थे, या मैदानी जमींदारों को ये खतरा महसूस होने लगा था क्योंकि वो पहाड़िया लोगों से लड़ नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने उनसे समझौता करने की कोशिश की। व्यापारियों ने पथ कर देना कि ठीक है, पथ कर यानी कि रोड टैक्स देना शुरू कर दिया कि इधर से हमको जाने के लिए हमसे टैक्स ले लीजिए लेकिन छीनिएगा नहीं हमारा सामान। तो पहाड़ी मुखिया के आक्रमणों के प्रति मैदानी जमींदारों और व्यापारियों की प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी। पहाड़ी मुखिया के आक्रमणों से अपनी रक्षा के लिए जमींदार उन्हें नियमित रूप से खिराज देते थे। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, खिराज, ठीक है ना, ठीक है, एक तरह का टैक्स देने लगे। जो व्यापारी पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करते थे वो उन्हें कर देते थे, जिसको मार्ग कर या पथ कर बोला जाता था। बदले में पहाड़ी लोग व्यापारियों की रक्षा करते थे और उन्हें आश्वासन देते थे कि उनके माल को कोई नहीं लूटेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था जो ध्यान में रखना है। तो किस तरह की चीजें थी, जमींदारों को लगता था, पहले तो कोशिश की ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया जाए लेकिन नहीं हुआ, तो जमींदारों ने बोला ठीक है, आप हम आपको निश्चित रूप से कुछ खिराज या कुछ ऐसा देते रहेंगे हमेशा समय समय पे, आप हमको तंग मत करिएगा। और व्यापारियों ने बोला कि ठीक है, हम जिन रास्तों से निकलेंगे उन रास्तों से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट टैक्सेस दे देंगे ताकि आप भी खुश रहें और हमारे माल को न लूटें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक क्यों थी। दो कारण लिखिए, अभी मैंने चर्चा किया था। जोतदारों की शक्ति अधिक इसलिए थी क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, प्रभाव बना लिया था अपना। उन्होंने कोशिश ये किया कि देखो, हमेशा जो किसान होते थे वो जमींदारों को लूटते थे, परेशान करते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर जमींदार कोई भी लगान बढ़ाना चाहे उससे पहले हम बीच में आ जाएंगे और उसको बढ़ाने नहीं देंगे। इस तरह की चीजें कभी कभी उनको भड़काते थे जमींदारों के खिलाफ, तो वो उनके वफादार हो गए थे किसान, इसलिए इनकी स्थिति ठीक हो गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम होने लगी तो उसको खरीदने लगे, तो पावरफुल बन गए थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक थी, इसके दो कारण थे। जमींदार शहरों में रहते थे, इसलिए विपरीत जोतदार गरीब गांव वासियों के साथ रहते थे। ये एक प्रमुख बात थी। जब जमींदारों को ज्यादा इनकम होने लगा, उनके पास बहुत जमींदारी आ गई या बहुत ज्यादा पावर हो गया, तो जाके नगरों में बसने लगे, शहरों में बसने लगे। लेकिन जो जोतदार थे वो गरीबों के साथ गांव में ही रहते थे, तो गांव वालों से मिलना जुलना था। तो इस प्रकार गांव वासियों के एक बड़े भाग पर उनका सीधा नियंत्रण था। ठीक, जमींदारों की नीलाम होने वाली जमींदारियां प्रायः जोतदार ही खरीदते थे। अब देखो होता क्या था, हमने पहले भी चर्चा वन शॉट रिवीजन में किया है, जिसने अभी नहीं देखा वीडियो जाके आप वन शॉट रिवीजन जरूर देख लीजिए। तो हम आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो होता क्या था कि जमींदार को एक सूर्यास्त का नियम मिला हुआ था कि इतने देर तक या इतने समय तक टैक्स आ जाना चाहिए, नहीं तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो जोतदार किसानों से मिल जाते थे, किसानों को बोलते थे ऐसा है तुम जानबूझकर तुमको लगान देर से दो ताकि वो पैसा दे ना पाए और जोतदारी नीलाम होगी। जब नीलाम होगी तो अक्सर वो जोतदार लोग उसको खरीद लेते थे। तो इस तरह भी जोतदार जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, मजबूत होने लगे। तो बहुत संक्षेप में, अति लघु में आप ये दो कारण लिख सकते हैं। अब दामिने कोह, तो मैंने बताया था कि राजमहल की पहाड़ियां थी, राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में क्या होने लगा, संथालों को लाकर अंग्रेजों ने बसाया और ये बोला कि आप इन जगहों पर अब खेती करिए, भूमि को तैयार करिए और वो आपकी अपनी भूमि मानी जाएगी। ठीक है, स्थायी खेती करिए। क्योंकि इन मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों के बीच में इनको इसलिए बसाया क्योंकि पहाड़िया लोग इस मैदानी इलाकों में ना आ सके और पहाड़ियों लोगों से टक्कर लेने की पावर संथालों में थी। तो जो जमीन उनको दी गई वो दामिने कोह कर दिया गया। तो सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन के एक बड़े भाग क्षेत्र को सीमित कर दिया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया।
यहां उन्हें स्थायी कृषि करनी थी, उस भूमि को दामिने कोह का नाम दिया गया। ठीक है, यानी एक क्षेत्र पर्टिकुलर बना दिया गया कि अब यहां पर संथाल लोग रहेंगे, संथालों की भूमि के नाम से उसको जाना जाएगा, और उसको क्या नाम दे दिया, दामिने कोह। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दामिने कोह में संथालों के जीवन में आए किन्हीं दो परिवर्तनों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। यानी दामिने कोह से संथालों के जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आए, इसको देखते हैं। तो दामिने कोह में संथालों के जीवन में दो परिवर्तन निम्न है। पहला, दामिने कोह में संथाल अपनी खाना बदोश जिंदगी को छोड़कर स्थायी रूप से हो गए। पहले वो क्या थे, पेस्ट्रोलिस्ट। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे। और ये जो संथाल थे वो क्या हुए, पहले वो जमींदारों के यहाँ एक मजदूर के रूप में काम करने के लिए आए थे, है ना, मजदूरी करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जब वो आकर यहाँ बसने लगे और दामिने कोह में उनको जगह दी गई, तो वो खाना बदोश की जगह पर स्थायी जीवन जीने लगे। वे कई प्रकार की वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और साहूकारों तथा व्यापारियों से लेन देन करने लगे, है ना। तो पहले वो केवल अब ऐसी फसलें जो खानी है, बल्कि खरीदने वाली फसलें भी बेचने लगे और इस तरह की फसल बेचने लगे। तो वो कई प्रकार के कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसलों को बेच रहे थे। ये उनके अंदर बदलाव आया या चेंज आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। बुकानन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजमहल की पहाड़ियों के विषय में उजागर किए गए 3 तथ्य लिखे। तो बुकानन जो चिकित्सा विभाग में काम करता था, इसको भेजा गया था देखने सुनने के लिए। इन्होंने क्या क्या बातें बताई, तो इन्होंने बताया कि राजमहल का पहाड़ी प्रदेश एक ऐसा खतरनाक प्रदेश जहां बहुत कम यात्री जाने का साहस कर पाते थे। तो क्योंकि वहां पे पहाड़ियां रहते थे, और जो ये पहाड़ियां थे ये बहुत आक्रामक होते थे और बाहरियों को संदेह की नजर से देखते थे। ठीक है, उन पर आक्रमण भी कर देते थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहां पर जा पाएंगे। बाहरी लोगों के प्रति यहाँ के निवासियों का व्यवहार संदेहपूर्ण था। वो हमेशा उनको संदेहपूर्ण या शत्रुतापूर्ण था। उनको शत्रुता के भाव से देखते थे कि बाहरी है, गोरा है, अंग्रेज है, हमारे को नुकसान पहुंचाएगा। वहां के लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। तो वहां के लोगों ने क्या बोला कि वो जो कंपनी के लोग थे उनके दिमाग में आशंका रहती थी। हमेशा ये रहता था कि अरे ये तो जो है हमारे खिलाफ कोई काम कर सकता है, इस तरह की बातें। तो ये 2-3 चीजें उन्होंने बुकानन ने बताई थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजी सरकार ने बंबई दक्कन की कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की या किससे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। अब देखिए मैंने आपको अभी यहां पर डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी कानून व्यवस्था, कौन कौन सा सिस्टम चल रहा था। तो इसमें दक्कन और बंबई में हमने क्या देखा था, रैयत वाली प्रणाली। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैसे इस्तमरारी व्यवस्था से अलग थी। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, यानी अगर आप एक तरफ इस्तमरारी व्यवस्था समझें, ठीक है, और एक तरफ अगर आप रैयतवाड़ी समझें, जिसको हमने डिटेल में किया भी है, लेकिन एक बार और रिवीजन आप कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बंगाल के एरिया में थी और ये कहां थी, दक्कन और बंबई। ठीक है, इसको किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने। इसको किसने लागू किया, हेक्टर मोनरो। और कैप्टन रीड ने, कैप्टन रीड। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि बिचौलिए या जमींदार थे, बिचौलिए या जमींदार, यानी सरकार और किसानों का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। इसमें क्या था, सरकार का सीधा संबंध, सरकार का सीधा संबंध किससे था, रैयत यानी किसान से था। रैयत को किसान बोलते हैं, रैयत या किसानों से था। अच्छा, इसके अलावा ये जो कर था, वो जो टैक्स का रेट था वो फिक्स था, क्या, 10/11 अंग्रेजों के लिए, ठीक, 1/11 जमींदारों के लिए। ठीक है, 10/11 किसके था, अंग्रेजों के लिए था, 1/11 जमींदारों के लिए था। यहां क्या था, यहां कई बार टैक्सेस का रेट बहुत हाई होता था,
लेकिन वो कितना हो जाता था, वो करीब करीब 40 से 45-50% तक हो जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इस्तेमारी व्यवस्था थी ये बंगाल के क्षेत्र में थी और ये जो है दक्कन और बंबई के क्षेत्र में थी। तो 1/11 जमींदारों के लिए और बाकी जो है यहां पर 40 से 50 कोई फिक्स नहीं रहता। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण। तो ये ध्यान रखेंगे जिसमें 10/11 अंग्रेजों के लिए, 1/11 जमींदारों के लिए ये टैक्स फिक्स था। तो ये एक डिटेल मैंने आपको अंतर बता दिया है। बाकी आपको जब अति लघु में लिखना है तो आप इसको वन लाइनर्स में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंग्रेजी सरकार में ने बंबई दक्कन में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की और यह किस तरह बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से अलग थी। तो बंबई दक्कन में जो लागू की गई व्यवस्था थी वो क्या थी, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के विपरीत इस प्रणाली में राजस्व की राशि जो है वो जमींदार की बजाय सीधे रैयत के साथ की जाती थी। यानी यहां पर कोई बिचौलिया या जमींदार नहीं होता था, सीधे तरीके से किसानों से ही ये क्या कर लिया जाता था, वसूल कर लिया जाता था। रैयतवाड़ी यानी रैयत कहते हैं किसान को, तो किसानों का सिस्टम था। समस्या ये थी कि यहां पर 40 से 45% तक जो है वो टैक्स का रेट रहता था, जो काफी समस्या का कारण बनता था। आगे देखते हैं। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ तथा मैनचेस्टर में कपास कंपनी की स्थापना कब हुई, इसका क्या उद्देश्य था। तो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना सन 1857 में हुई और सन 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका उद्देश्य दुनिया के हर कोने में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था ताकि उनकी कंपनी का विकास हो सके, है ना। ये महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो उन लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां चल रहा था, तो जो ये कपास आपूर्ति संघ था और उसके अलावा मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। तो इनका ये बेसिक फंडा या ये बेसिक इनका आप कह सकते हैं कि उद्देश्य था कि जो कपास से उत्पादित वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। ठीक है, दो डेट्स याद रखने हैं, 1857, 1859। बटाईदार या बरगादार कौन थे। तो बटाईदार मैंने आपको बताया था कि जोतदारों द्वारा ये पैदा किए गए थे। एक तरह से जो जोतदार थे इनके द्वारा ये प्रोत्साहित किए गए, इनके द्वारा इनको अस्तित्व में लाया गया। तो जोतदारों ने क्या किया, अपनी जमीन को किसके हाथों में दे दिया, बटाईदार। और बटाई मतलब बांट के, यानी अगर कोई जमीन का हिस्सा होता था तो उसमें जमीन जोतदार की होती थी, उसमें जो फसल उगाते थे उसका आधा फसल जोतदारों को देना पड़ता था, आधा खुद रखते थे, बंटवारा कर लेते थे। तो बटाईदार एक प्रकार के किसान थे जो जोतदारों की जमीन पर खेती करते थे। ये ध्यान रखिएगा आप, स्वयं अपने हल से खेत जोतते थे और फसल उगाते थे। फसल के बाद उपज का आधा भाग 1/2 जोतदारों को दे देते थे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेयर क्रॉपिंग, जो आज भी बहुत प्रचलित है। शेयर क्रॉपिंग, आज भी आधा हिस्सा लेकर यह फसल उगाने के सिस्टम चल रहा है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखते हैं। रैयत नए जमींदार की बजाय अपने पुराने जमींदार के प्रति ही वफादार बने रहते थे। क्यों, कोई दो कारण लिखिए। तो रैयत जो है वो नए के जगह पुराने के प्रति क्यों वफादार बने रहते थे, तो इसका रीजन ये होता था कि वहां से वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे अपने आप को। रैयत स्वयं को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी को अपना अन्नदाता मानते थे। जमींदारी की बिक्री से उनके स्वाभिमान और गौरव को आघात लगता था। उनको लगता था कि जो हमारा ये पहले जो हमारे जमींदार थे यही हमारे मालिक थे, इनसे हम जुड़े रहते थे, इनसे हमको अनाज मिलता है, ये हमारे मेन हित वाले हैं। इसलिए वो क्या लगता था कि वो उन्हीं जमींदारों से जुड़े रहते थे पुराने, और नए जो जमींदार आते थे उनके साथ अपना कनेक्ट नहीं बैठा पाते थे, या आप कह सकते हैं कभी कभी उनको जमीनों पर भी नहीं घुसने देते थे। ऐसी स्थिति भी देखी जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बंबई दक्कन में 1820 के दशक में लागू की गई राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी के कोई दो दोष की संक्षेप में लिखिए। अब हमने देखा था कि ये 1820 के दशक में आया, किसके द्वारा, ये बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम याद हो जाएं। हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड, इनके द्वारा ये ले आया गया। अब राजस्व प्रणाली के दोष क्या क्या हैं, तो राजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव को छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इनके सबसे बड़ा दोष ये था कि 40 से 50% तक टैक्स रेट था। 40 से 50% तक उनमें राजस्व टैक्स लगाए जाते थे। घटिया जमीन और कम वर्षा वाले प्रदेशों में समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी
तो किसानों के लिए राजस्व चुका पाना असंभव हो जाता था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर क्या होता था कि कम वर्षा वाला प्रदेश में ये लागू किया गया था। जहां भी आप देखिए, अगर आप दक्कन का इलाका देखिए, जहां जाइए, मद्रास प्रेसिडेंसी वाला इलाका, बंबई वाला इलाका, यहां पर क्या होता था, बारिश कम होती थी, उत्पादन एग्रीकल्चर का उतना था नहीं और टैक्स बहुत हाई था। तो ये भी एक दोष था कि एक तो प्रमुख, और इसको समराइज करके और दो दोष निकालना चाहें तो एक उच्च लगान की दर, ठीक है, और दो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तो उच्च लगान की दर थी, यानी जो इसमें टैक्स लगता था उसका जो रेट था वो बहुत हाई था, और दूसरा ऐसे जगह लगाया गया, ऐसे क्षेत्रों में लगाया गया जहां पर क्या होता था, बहुत कम वर्षा होती थी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दो इसके दोस्त थे। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। तो अभी आपको हमने समझाया, रैयत का मतलब है किसान। तो ऐसा सिस्टम जहां पर कोई जमींदार या बिचौलिया कर को या लगान को नहीं वसूलेगा, अंग्रेजी सरकार सीधे किसानों के माध्यम से उसको उठा लेगी, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। तो भू राजस्व की वह प्रणाली जिसमें रैयतों या किसानों तथा सरकार का सीधा संबंध होता था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहलाता था। इसमें जमींदार या दूसरा कोई मध्यस्थ नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई मध्यस्थ नहीं था, इसमें कोई जमींदार बीच में नहीं शामिल था, इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कही जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, दक्कन दंगा रिपोर्ट को इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ठीक है, 1875 में सूपा विलेज जिसकी बात की गई है, दंगा हुआ। 1878 में दक्कन दंगा रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश की गई। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें इतिहासकारों के लिए उन दंगों का अध्ययन करने संबंधी बहुमूल्य जानकारी दी गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई किन कारणों से वो दंगा हुआ था। जाहिर सी बात है, साहूकार और ऋणदाताओं के आक्रोश के प्रति वो दंगा था, लेकिन इसके पीछे कारण तो अंग्रेजी थे, क्योंकि इतने ज्यादा आप टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो उसके लिए उनको जाना पड़ेगा, ठीक है, साहूकारों के पास। तो एक तो इतिहासकारों को यह सुविधा मिलती थी कि दंगों से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी स्टडी कर लेते थे। इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वराज की दरों, ठीक है, और कीमतों एवं ब्याज के संबंध में विस्तृत आंकड़े दिए गए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। तो यानी जो ब्रिटिश राज के दर थे या जो लगान की दरें थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसके आंकड़े भी दिए गए थे कि कौन कौन से ये आंकड़े होंगे। अब थोड़ा सा लघु, अति लघु से लघु में चलते हैं, यानी थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें आता है कि अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान भारत में आई कपास की तेजी के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसकी डिटेल चर्चा मैंने वन शॉट रिवीजन में भी की है कि 1800, देखिए अमेरिका जो है वो ब्रिटिश में, आपको ये पता है कि जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी से क्या शुरू हो गया इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति यानी बहुत ज्यादा उद्योग इंग्लैंड में लगाया जाने लगा। अब इस उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल या रॉ मटेरियल चाहिए। अब जब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी तो बहुत सारा कच्चा माल अमेरिका से वहां पहुंचता था, लेकिन 1861 में वहां क्या हो गया, गृहयुद्ध हो गया, जिसके कारण वहां से माल अब इंग्लैंड नहीं पहुंच पा रहा था। तो भारत में डिमांड हाई हुई। यहां पर चिन्हित किए गए कौन कौन से जगह हो सकते हैं जहां पर जो है कॉटन को प्रोडक्शन किया जा सकता है। जिन ऋणदाताओं ने मना कर दिया था कि हम ऋण नहीं देंगे, उनको प्रेरित किया गया कि अब ज्यादा आप ऋण दीजिए किसानों को। किसानों ने खूब ऋण लिया, कपास का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया, लेकिन इससे बाद में दिक्कत भी आई। इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि सन 1861 में अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ने से भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान भारत में आई कपास की तेजी के प्रभाव निम्नलिखित हैं। सन 1861 में अमेरिका गृहयुद्ध छिड़ने पर ब्रिटेन के कपास क्षेत्र मंडी के कारखानों में हाहाकार मच गया। अतः बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग पूरा करने हेतु अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयास किया। जब इंग्लैंड में माल नहीं पहुंच पाया अमेरिका का, तो यहां के व्यापारियों ने सोचा कि हम ही कपास खूब ज्यादा खरीदते हैं और इंग्लैंड भेजेंगे। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी, ताकि वे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने कपास उपलब्ध कराने का वचन दिया है ज्यादा धन उधार दें। तो इन व्यापारियों ने क्या किया, साहूकारों को खूब पैसा दे दिया एडवांस में कि तुम एडवांस लो, जाओ गांव में खूब लोन बांटो ताकि वो ज्यादा कपास प्रोडक्शन करके हमको दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये बदलाव उसमें देखने के लिए मिला था।
अच्छा, इसका नतीजा ये होगा कि शुरू में तो जो देहाती किसान थे या जो कपास को देने के लिए जिन किसानों ने एग्रीमेंट किया था या वचन दिया था, उनको शुरू में तो पैसा मिलने लगा, लोन के तौर पर फायदा भी होने लगा। लेकिन दिक्कत इससे ये आई कि अचानक वहां गृह युद्ध शांत हो गया, और गृह युद्ध शांत होने के बाद जो डिमांड वहां पे उठी हुई थी पहले कपास की, वो डिमांड एकदम नीचे आ गई, और फिर यहाँ के किसान जो बहुत लोन ले चुके थे दबने लगे। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग तथा उसकी रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ध्यान से समझिए, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु भारत सरकार ने, जो सन 1857 के विद्रोह के बाद से चिंतित थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की खोज करने हेतु जांच आयोग नियुक्त करे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत में 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक बंबई, एक मद्रास और एक बंगाल। अब ये जो बंगाल, उस जिस समय की बात है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, और 1857 के बाद तो वायसराय वाला सिस्टम आ गया, तो वायसराय पूरे भारत के सरकार के तौर पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये बंगाल वाली सरकार को बोला कि 1857 की क्रांति से वो पहले ही चिढ़े हुए थे, ये लोग डरे भी हुए थे, तो उन्होंने कहा क्यों दंगा हो गया, इसकी हमको रिपोर्ट बनाइए। तो बंबई की सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई और एक जांच आयोग की नियुक्त किया। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत यानी किसान वर्गों, साहूकारों और गवाहों के बयान के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के विषय में आंकड़े एकत्रित किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। तो इस जांच कमेटी ने क्या किया, किसानों से बातचीत की, देखा कहां कौन सा ब्याज दर है, कलेक्टर क्या बोल रहे हैं, सारी चीजें पता की। इसके आधार पर आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए एक आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो दक्कन दंगा रिपोर्ट से ये पता चला, आपने देख लिया कि क्यों बनाई गई, फिर ये कब बनाई गई, कब इसको पेश किया गया, और इतिहासकारों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री के तौर पर काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डेविड रिकार्डो का भूस्वामित्व विचार बंबई दक्कन में किस प्रकार लागू किया गया। डेविड रिकार्डो जो क्या थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है, जिसकी चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले की थी क्वेश्चन में। तो डेविड रिकार्डो ने क्या किया, डेविड रिकार्डो इंग्लैंड के प्रसिद्ध और नामचीन अर्थशास्त्री थे। बंबई दक्कन में उनका भूस्वामित्व का विचार रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के रूप में लागू किया गया, जिसमें हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड भी शामिल थे। वास्तव में ब्रिटिश अधिकारों नीतियां निर्धारित करते समय उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहते थे जिनसे वे पहले से परिचित होते थे। उन्होंने अपने महाविद्यालयी शिक्षा काल में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। अतः महाराष्ट्र में जब इन अधिकारियों ने प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें लागू करने का कार्य स्वयं के हाथ में लिया, तो इन्होंने इन्हीं में से कुछ विचारों को अपने ध्यान में रखा। रिकार्डो का मानना था कि भूस्वामी को समय विशेष पर लागू लगान को वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अधिकारी वहां पर दक्कन और बंबई में ये कानून लगा रहे थे रैयतवाड़ी, इन्होंने अपने महाविद्यालय और अपने जमाने में रिकार्डो को पढ़ा था, और डेविड रिकार्डो के ही विचारों से प्रभावित होकर ये सारे लगान के सिस्टम में लागू की जा रही थी। ठीक है, जब भूमि से औसत लगान से अधिक की प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता भी होगी। तो रिकार्डो का यह मानना था कि अगर आप कोई जमीन से कुछ उगा रहे हैं और वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सरकार को ये छूट होनी चाहिए, ये छूट मिलनी चाहिए कि वो उनसे टैक्स भी वसूल सके, कर भी ले सके। यदि कर नहीं लगाया गया तो किराया जीवी में बदल जाएंगे और उनको अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। उनको ये लग रहा था कि अगर हम कर नहीं लगाएंगे तो लोग किराए पे अपनी जमीन दे देंगे, किराया वसूलेंगे, और जो फायदा होना चाहिए और जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट कृषि का होना चाहिए, या प्रोडक्शन की प्रोसेस को डेवलप करने की चीजें वो नहीं सीख पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात वो बता रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस प्रकार इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से भिन्न था, स्पष्ट कीजिए। अभी हमने इसको डिटेल में भी देखा था, एक बार और देख लेते हैं क्योंकि ये लघु उत्तरीय थोड़ा। तो जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें ठेकेदार भूमि के स्वामी होते थे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, हमने ये भी किया ना, यहां ठेकेदारी प्रथा चलती थी, पर यहां क्या होता था, रैयत भूस्वामी थे या किसान भूस्वामी थे। ये महत्वपूर्ण बात है। तो वे कंपनी को एक निश्चित कर देते थे, वे अपनी भूमि किसानों में विभाजित कर देते थे और उनसे इच्छा अनुसार कर वसूल लेते थे। कौन? ये ठेकेदार। भूमि के स्थायी बंदोबस्त का सबसे अधिक लाभ बड़े जमींदारों को हुआ, परंतु इसने किसानों की दशा बहुत खराब हो गई। ठीक, ये तो स्थायी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त की बात हो गई।
इसके विपरीत रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सरकार उन किसानों से कर वसूल करती थी जो अपने हाथों से कृषि करते थे, यानी खुद किसान जो थे। अतः सरकार तथा कृषकों के बीच जितने भी मध्यस्थ थे उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। यह प्रबंध स्थायी प्रबंध की अपेक्षा अधिक बेहतर था। इसमें कृषकों के अधिकार बढ़ गए और सरकारी आय में भारी वृद्धि हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त के कुप्रभाव से बचाने हेतु लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसके खिलाफ भी बहुत आंदोलन चल रहे थे, है ना। तो इन बंदोबस्तों को के जो कुप्रभाव थे उससे बचने के लिए साउथ में या दक्कन और बंबई में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको डिटेल में भी हम डिफरेंस देख चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी राज्य के समय किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण क्या थे? क्यों किसानों पर ऋण बढ़ रहा था? क्यों इस पे ज्यादा जो है उनको कर्जा लेना पड़ रहा था? अब देखो, भारत में अंग्रेजी राज्य के समय किसानों की ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित कारण थे। किसानों का लगान, ठीक, एक तो ऋण इसलिए बढ़ रहा था, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाया जा रहा था, निश्चित था। कई बार किसान अपनी उपज से लगान चुका नहीं पाते थे, अतः उन्हें लगान चुकाने हेतु महाजन से ऋण लेना पड़ता था। यानी जो लगान का दर था, टैक्स का जो रेट था वो बहुत हाई था, और इस टैक्स के रेट के हाई होने के कारण उन्हें क्या करता था, ऋण लेना पड़ता था। दूसरा, महाजन इस ऋण पर बहुत अधिक ब्याज लेते थे। किसानों की आय बहुत कम थी, अतः जो किसान एक बार ऋण ले लेता वह हमेशा के लिए ऋणग्रस्त हो जाता। अंग्रेजी में एक शब्द आपने सुना होगा, विशियस सर्कल, ठीक। यानी एक बार जैसे मान लीजिए टैक्स हाई हुआ, उसको चुकाने के लिए आपने कर्जा लिया, फिर अगला टैक्स आ गया, फिर चुकाने के लिए कर्जा लिया, फिर अगला टैक्स आ गया, यानी एक बार अगर वो ऋणग्रस्त हो जाते थे तो ऋण से बाहर आ ही नहीं पाते थे, किसी तरह की कोई छूट मिलती ही नहीं थी। किसानों को विवाह और जन्म मृत्यु के अवसर पर ऋण लेना पड़ता था। किसान अपनी उपज में से कुछ भी बचाकर रख नहीं पाते थे, इसलिए सूखा पड़ने और बाढ़ आने पर किसानों को ऋण का सहारा लेना पड़ता था। अतः अंग्रेजी राज्य के समय लगभग 80% किसान ऋणग्रस्त हो गए। तो एक तो लगान का कर हाई होता था, इसके अलावा कभी सूखा पड़ गया, अकाल हो गया तो अपना जीविका चलाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता था। तो ये ऋण लेने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा कंटिन्यू रहती थी कि कभी वो उससे बाहर नहीं आ पाते थे। एक तो महत्वपूर्ण बात ये थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। तर्क दीजिए। कैसे 5वीं रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपको बताना है। 5वीं रिपोर्ट एक प्रचार समिति के द्वारा, जिसको प्रवर समिति बेसिकली, ठीक है ना, प्रचार समिति इसलिए कि वो अपने एजेंडे को ज्यादा लगा रहे थे। तो 5वीं रिपोर्ट प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया के शासन स्वरूप पर इंग्लैंड की संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बन गया, है ना। यानी कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, इस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा विवाद वहां पर हुआ। ग्रामीण बंगाल में 18 शताब्दी के अंतिम दशकों में घटित घटना के विषय में हमारी धारणा लगभग 150 वर्षों तक 5वीं रिपोर्ट के आधार पर निर्भर रही। अब उस रिपोर्ट में जो डाला गया 150 वर्ष तक हम वही मान के चलते रहे कि हाँ वही सच्चाई है। यद्यपि 5वीं रिपोर्ट के साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसका सावधानी पूर्वक आलोचनात्मक अवलोकन अपरिहार्य है। हमें इस रिपोर्ट के उद्देश्य को भी विस्तार से समझना होगा। इसमें लिखा गया कि ठीक है, उस 5वीं रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों को बताया गया, बहुत सारे कारणों को, शासन करने के तरीकों को बताया गया, लेकिन हमको डिटेल में केवल उसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको आलोचनात्मक तौर पर, यानी क्रिटिसाइज करने के तरीके से, या उसमें क्या सही है क्या गलत है, इस बात को ध्यान में रखते हुए तब उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही है। आधुनिक शोधों से ज्ञात होता है कि 5वीं रिपोर्ट की विषय वस्तु तर्क और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना और गंभीर अध्ययन के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में भारत में जमींदारी सत्ता के पतन को बढ़ाकर वर्णित किया गया है। वास्तव में 5वीं रिपोर्ट के लेखक कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना हेतु कटिबद्ध थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि जो चीज रिपोर्ट में लगा दी गई है वो बिल्कुल ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो 5वीं रिपोर्ट का एक ये थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न है कि जमींदारी की भू संपदा की नीलामी व्यवस्था के क्या दोष थे, ये स्पष्ट कीजिए, है ना। तो भू संपदा की नीलामी होते थे, मैंने आपको बताया था कि जमींदारों के ऊपर सूर्यास्त का नियम लागू था। अगर एक निश्चित तिथि पर सूर्य अस्त होने से पहले वो इन्फॉर्म नहीं करते थे कि हाँ हम टैक्स दे रहे हैं, या अगर वो टैक्स सबमिट नहीं, जमा नहीं करते थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई या उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या परेशानी थी? इसमें परेशानी ये थी कि कई बार फर्जी नीलामी होती थी। मतलब मान लीजिए कि जो जमींदार थे उन्हीं के एजेंट भीड़ में बैठ के बोली लगाते थे, और कई बार वो बोलते थे कि हाँ हाँ ठीक है हम इतने में खरीद रहे हैं, बाद में खरीदते ही नहीं थे, तो फिर वो जमींदारों के पास जमीन आ जाती थी। इसके अलावा जमींदार के कुछ एजेंट ही इतना कम बोली लगाते थे कि सस्ते में उसको खरीद लेते थे। तो ये समस्याएं थी। निम्नलिखित दोष कौन कौन से देखते हैं। भू संपदा की नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार होते थे
और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। बोली बिना सोचे समझे लगाई जाती थी। एक तो ये दोस्त था, कोई उसमें लिमिट, लोअर अपर लिमिट नहीं थी। भू संपदा की नीलामी के अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट होते थे और राजा की तरफ से जमीनों को खरीदा जाता था। यह भी महत्वपूर्ण बात है, उन्हीं के नौकर और एजेंट खरीदते थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए जमींदार को मान लीजिए 500 रुपये जो है वो लगान देना है, वो नहीं दे पाया। अब इसके लिए जमींदारी नीलाम हो रही है, पता लगा कि एजेंट उसके केवल 300 रुपये देकर ही जमीन को खरीद लिए, तो भी राजा को या जमींदार को 200 का फायदा हो जाता था। तो इस तरह की समस्याएं थी। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। अभी बताया ना, इसमें जो बिक्री है वो बहुत फर्जी रहती थी, फर्जी बोलियां लगाई जाती थी। राजा को जमीनें, राजा या जमींदार जो होते थे, जमीनें खुले तौर पर बेच दी जाती थी और उनकी जमींदारी का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथों में रहता था। तो कुल मिला के जो है वो वर्चस्व अपना बनाए रखते थे और इस भू नीलामी से कोई बहुत फायदा नहीं होता था। अच्छा, इसका एक नुकसान ये भी होता था कि इस नीलामी को बचाने के लिए वो किसानों पर फिर अत्याचार करते थे, जबरदस्ती के कर और लगान वसूलने की कोशिश करते थे। अब देखिए बुकानन जो या जिसको भेजा गया था पता लगाने के लिए चिकित्सक, बुकानन की भारत यात्रा के वास्तविक उद्देश्य क्या थे? बुकानन की भारत यात्रा का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भू दृश्यों का अध्ययन करना था। उसको भेजा गया कि आप जाके पता करिए कि किस जगह पर कौन सी औषधियां, कौन से वृक्ष, कौन सी चीजें लगाई जा सकती हैं, कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो है ऐसे भू दृश्यों का अध्ययन करिए, ऐसे जगहों का अध्ययन करिए जहां आर्थिक विकास की संभावनाओं की तलाश की जा सके। ठीक, यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक तरीके से इंग्लैंड अपना कर सके, ब्रिटेन कर सके। इसके अतिरिक्त वह कंपनी के लिए अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी एकत्रित करना चाहता था, कुछ इंफॉर्मेशन चाहता था। उसे यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है, सब बताया गया। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ऐसी भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसके आधार पर बहुत बड़े क्षेत्र के वनों को साफ करके स्थायी कृषि का विस्तार किया गया, जिससे कंपनी के भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो कुल मिला के वनों को साफ करना और जहां जनजातियां रहती थी, संथाल जनजातियां, पहाड़ी जनजातियां, उन जमीनों को साफ करके वहां पे कृषि का विस्तार करना, परमानेंट खेती जो होती थी, स्थायी खेती होती थी, उसे उसका विकास करना, ये सारे रिकमेंडेशन बुकानन ने दिए थे। तो बुकानन का इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी नई राजस्व नीति से क्या उम्मीदें थी, संक्षेप में लिखिए। जो नया उसने राजस्व नीति अपनाई उसे क्या सोच के अपनाया? तो एक तो उन्होंने लगा कि जो हमने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किया है, जिसका विरोध हो रहा है, उससे अच्छा हम रैयतवाड़ी करें। लेकिन क्या होता है देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी नई राजस्व नीति से निम्नलिखित उम्मीदें थी। अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया से जो छोटे किसान हैं और धनी भूस्वामी हैं, एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने हेतु पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात है, उसने सोचा कि हम एक जमींदार वाला या बड़ा जो किसान वाला वर्ग बना लेंगे और एक किसानों को गरीब कर देंगे, तो इससे हमारे पास एक बड़े धनी किसान के पास जमीन वाले किसान भी हो जाएंगे और उसमें काम करने वाले मजदूर या जो कह सकते हैं कि उद्यम यानी कि परिश्रम करने वाले लोग, दोनों ग्रुप तैयार हो जाएंगे। इस तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल के विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। तो 1757 में बंगाल का विजय हुआ था, उसके बाद से 1793 तक ठेकेदारी प्रथा और इस तरह की चीजें चल रही थी। तो 1793 में जब इस्तमरारी बंदोबस्त आया तो उनको लगा कि सारी परेशानी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है। उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। अधिकारी ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार, राज्य के राजस्व सब विकसित किए जा सकते हैं। उन्हें यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बन जाएगा। ठीक है ना। तो उनको लगता था कि जो ब्रिटिश शासन है वो बहुत ज्यादा जमींदारों को या कई लोगों को प्रोत्साहित करेगा या उनको अपने अंडर में रखेगा, तो ये लोग भी इनके वफादार हो जाएंगे और इनके अनुसार काम करेंगे। तो ये सारी चीजें वो बना के चल रहे थे। यानी पूरा सिस्टम टैक्सेशन का लगान का ऐसा बना रहे थे कि उनका आर्थिक विकास भी हो, उनको जो है दो वर्ग के किसान भी मिल जाए, एक उनके प्रति वफादार हो, उद्यम बड़े धनिक किसान वर्ग बन जाएं, और एक जो है नीचे काम करने वाले उद्यमी और श्रमिक वर्ग भी बन जाएं। ये दोनों लालच वो लेकर साथ में चल रहे थे। ठीक है। अब एक और प्रश्न देखते हैं लघु उत्तरी में कि पांचवी रिपोर्ट के उद्देश्य क्या थे। इसको ढंग से समझ लेना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस चैप्टर के लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से। तो पांचवी रिपोर्ट के जो उद्देश्य हैं, कंपनी ने जब से बंगाल की बागडोर संभाली, 1765 कब, इलाहाबाद की संधि है ना, इलाहाबाद की संधि, और ये किसके बीच में हुई थी? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो बंगाल की बागडोर संभाली, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाने लगी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे वर्ग थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ थे।
है ना। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले केवल व्यापार करने आई, फिर बंगाल को जीतने के बाद यहां पर अपना राज चलाने लगी। तो वहां पे भी बहुत सारे व्यापारी वर्ग थे जो ललच रहे थे कि हम भी यहां आकर एक अधिकार बनाए। तो अब रिपोर्टें जाने लगी कि आप बताइए यहां कैसे काम कर रहे हैं। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द किया जाए जिसके अनुसार कंपनी को अधिकार दिया गया था, यानी कंपनी को मोनोपोली दी गई थी कि केवल यही यहां ट्रेड कर सकता है। हालांकि 1813 में इसको छीन लिया गया। भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन के उद्योगपति भी ब्रिटिश माल के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। अभी तक जो कुछ भी यहां से जा रहा था वो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के देखरेख या उनके मालिकाना में जा रहा था। वहां के जो निजी व्यापारी थे या वहां के जो छोटे और व्यापारी थे, प्राइवेट लोग थे, वो चाहते थे कि हमको भी यहां ट्रेड करने का मौका मिले और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह हम काम करें। कई राजनीतिक समूहों का यह कहना था कि बंगाल विजय का लालच सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, ठीक है ना, और बंगाल विजय का जो लाभ है वो भी क्या मिल रहा है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में वाद विवाद होने लगा। तो जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट गए कि किस तरह का लाभ वो कमा रही है और किस तरह का शासन वहां चला रही है, इसको लेकर वहां वाद विवाद हुआ। और ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अनेक अधिनियम पारित किए, ठीक, जैसे 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1813 में चार्टर एक्ट आया। उसके बाद तो एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासक के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट दे। कंपनी के कार्यों की जांच करने हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। 5वीं रिपोर्ट भी एक ऐसी ही प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का कारण बनी और यह 1813 में आई। 1813 में बताया गया कि बताइए आप कैसा शासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर वाद विवाद हुआ और 1813 का चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट में बोला गया कि अब कंपनी का व्यापार में एकाधिकार नहीं रहेगा, केवल चाय और जो चाइना से व्यापार है उसमें एक अधिकार रखा गया, बाकी भारत के लिए सभी निजी व्यापारियों को खोल दिया गया। ये 5वीं रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये 1813 का ध्यान रखेंगे, इसका रिलेशन ध्यान रखना है कि जैसे ही 5वीं रिपोर्ट गई तो 1813 में चार्टर एक्ट आया और उसको हटा दिया गया, एक अधिकार जो था। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में गंभीर वाद विवाद का आधार क्यों बनी, स्पष्ट करिए क्यों ऐसा हुआ। तो 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में निम्नलिखित कारणों से वाद विवाद का आधार बनी। 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 1002 पन्नों की थी और 800 से अधिक पन्ने जो थे, 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिसमें जमींदार और रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई और इसमें जो ये अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट थी, जो अर्जियां थी किसानों की, जो किसानों ने अपनी मांग की थी, से पता चला कि वहां सिस्टम बहुत गड़बड़ चल रहा है, एकाधिकार का फायदा उठाया जा रहा है और इसलिए ये सारे मुद्दे जब सामने आए तो इससे ये वाद विवाद का रीजन बन गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है कि दक्कन में साहूकारों तथा अनाजों के व्यापारियों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए वहां पर हमने देखा था कि कैसे दक्कन में दंगा हुआ, विद्रोह हुआ, ये सारी टिप्पणियां लिखनी है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों तथा अनाज व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह सन 1875 में दक्कन में हुआ। दक्कन का यह आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा से प्रारंभ हुआ, हमने भी बात किया था। सूपा एक विपणन केंद्र, मंडी था, जहां बहुत से व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1885 को आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण रैयत एकत्रित हुए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग की और उन पर हमला कर दिया, ठीक है। 1875 इसको कर लेंगे, ठीक है। 12 मई 1875 यहां पर ये इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि जो हमारे ऋणबंध हैं, जो हमने आपके साथ करार किया, जिसमें सारे डिटेल्स आपने लिखे हुए हैं, वो हमको वापस करिए, हमको दीजिए, और नहीं तो हमला कर देंगे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली गई और साहूकारों के घर जला दिए गए, ठीक। ये महत्वपूर्ण एक दक्कन दंगा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें उन्होंने बोला कि साहूकारों से जो आपने जहां लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमको दे दीजिए। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। अगले 2 महीनों में इस विद्रोह ने यहां भीषण रूप ले लिया और 6500 वर्ग किलोमीटर का प्रदेश अपनी चपेट में ले लिया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। यहां साहूकारों पर हमला किया गया, उनके बही खाते जला दिए गए। किसानों के हमले से डरकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर साहूकार अपनी संपत्ति वहीं छोड़ गए,
ठीक, इस विद्रोह को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों के आंखों के समक्ष सन 1857 का विद्रोह उपटने लगा। तो सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस तरह का मामला बनने लगा, वहां जलाया गया, बही खातों को फेंका गया और साहूकारों को दौड़ा के मारा गया, भगाया गया। तो इस चीज से जो है अंग्रेजी शासन भी हिल गया। इस विद्रोह पर काबू पाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, सेनाएं बुलाई गई, 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनको दंडित किया गया और देहात को काबू करने में महीने लग गए। तो ये जो दक्कन दंगा था ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी के लिए फिर 1878 में दक्कन दंगा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये प्रत्यक्ष रूप से साहूकारों के खिलाफ, ऋणदाताओं के खिलाफ था। लेकिन लॉजिक ये था कि ये साहूकारों के खिलाफ ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक परिसीमन कानून लेकर आए थे, इसमें बोले थे कि ये जो ऋणबंध हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें बही खाता लिखा जा रहा है कि कितने लोन दिए जा रहे हैं, केवल 3 साल तक मान्य होगा। तो इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था और इतना ज्यादा ऋण में ग्रसित होते चले जा रहे थे किसान, ऋणों में दबते चले जा रहे थे और ब्याज से ब्याज लगता जा रहा था। और उसके बाद जब ऋण की जरूरत पड़ती थी तो ऋण देना भी बंद कर दिया किसान साहूकारों ने। तो यहाँ के किसानों को मुख्य समस्या ये नहीं थी कि ऋण की बहुत हमारे ऊपर कर्जा हो गया, वो तो थी। मेन ये था कि इतने दिक्कत के दिनों में ये साहूकारों ने कर्ज देने से साफ मना कर दिया और जब आपने मना कर दिया तो हमारे लिए आप दुश्मन हो गए। क्योंकि 1861 के आसपास खूब दबा के कर्ज दिया गया था जब कपास की जरूरत थी और अब कर्ज देना ही बंद कर दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे आप कि 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए जो प्रदेश थे, यानी जो ब्रिटिश मूवमेंट में शामिल किए गए प्रदेश थे, इसमें नए राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए और ब्रिटिश अधिकारी नीतियां निर्धारित करते समय उन आर्थिक सिद्धांतों से अधिक प्रभावित रहते थे जिनसे वे पहले से होते थे। यानी कि जैसे मैं रिकॉर्डो वाला देखा था कि पहले वो रिकॉर्डो की सिद्धांत को मानते थे अधिकारी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको लागू भी कर दिया। अच्छा, ये प्रश्न का आप सेंस भी समझिए कि कैसे अंग्रेजी सरकार द्वारा इस्तेमाली बंदोबस्त की बजाय नई राजस्व प्रणालियां क्यों लागू की गई। तो इसमें तो ये समस्याएं आ रही थी और आगे जो लागू की गई वो जो पुरानी नीतियां जिनको पढ़ के आए थे वो लागू करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। औपनिवेशिक अधिकारों ने अपने महाविद्यालय शिक्षा काल में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन के सेंस को समझिए। 1773 में इस्तमरारी व्यवस्था आई, ठीक, इसमें कुछ समस्या आ रही थी स्थायी बंदोबस्त में। तो उसकी जगह जो नए राजस्व आया, क्वेश्चन में बोला नहीं है कि रैयतवाड़ी, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इस्तमरारी की बजाय नई राजस्व प्रणाली यानी रैयतवाड़ी। और ये कब आई? 1820 में। ठीक है, और ये किस पर? अर्थशास्त्री रिकार्डो जो थे उनके हिसाब से था। अतः महाराष्ट्र में जब इन अधिकारियों ने प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें लागू करने का कार्य अपने हाथों में लिया तो इन्हीं में से कुछ विचारों को अपने अध्ययन में रखा और इसी से प्रेरित होकर फिर क्या आया? रैयतवाड़ी आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। तो ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती निम्नलिखित कारणों से था। 15वीं शताब्दी के अंत में एक ओर जहां कई जमींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहां दूसरी ओर जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांव में अपनी स्थितियों मजबूत किए हुए थे। 19वीं के प्रारंभ के वर्षों में आते आते इन जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े भूखंडों को प्राप्त कर लिया था। ठीक, ये प्रायः अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुटवाते थे। इसको हमने डिटेल में भी देखा है कि कैसे जो जोतदार थे वो कैसे बहुत मजबूत होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि आर्थिक दृष्टि से जो जमींदार मजबूत हो रहे थे तो उन्होंने गांव में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मजबूत किया जोतदारों को, और इन जोतदारों के पास बड़े बड़े भूखंड आ गए और इन्होंने फिर क्या किया, अपने भूखंडों को बटाईदारों को दे दिया और बैठे बैठाए उनको आधा हिस्सा उसका मिल जाया करता था। तो जोतदार एक तरह से मजबूत होते जा रहे थे। कई गांव जोतदारों की ताकत जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक हो गई क्योंकि उन्होंने किसानों को मिला लिया। कभी कभी जोतदारों की जमीन नीलाम हुई तो खुद खरीद लिया। ये जोतदार जमींदारों की तरह उम्मीदों से दूर शहर में नहीं बल्कि गांव में ही रहते थे और इस प्रकार गांव के गरीब जो है गांव के गरीब ग्रामीणों को बहुत बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण करते थे। यानी जमींदार जो शहरों में बस गए थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और उनको अपने में मिला के रखते थे और उनका नियंत्रण रखते थे। जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने की कोशिश करने पर जोतदार उन जमींदारों का घोर विरोध करते थे और जो रैयत या काश्तकार थे जमीन जोतने वाले जोतदार के पक्ष में होते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने एक तो अपनी जमीन बटाईदारों को दे रखी थी कि आधा हिस्सा आप वो लीजिए, तो उनके फेवर में थे, और अगर जमींदार लगान बढ़ाते थे तो भी विरोध करते थे, इसलिए भी जो रैयत थे उनके फेवर में थे, तो इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे।
अब ये वही बात है कि कैसे वो बिकने नहीं देते थे अपनी जमींदारी। तो जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाते थे। अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जमींदारी को खरीद लेते थे। बाद में वे खरीद की राशि चुकाने से इंकार कर देते थे। इस प्रकार जमींदारों के नियंत्रण में रहते थे। हमने बताया बार बार आपको सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम। तो इसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर तिथि बनाई गई थी। ये जो तिथि थी उसमें ये बोला गया कि अगर इस तिथि में सूर्य अस्त होने तक अगर आप नहीं कर चुकाएंगे तो आपसे जमींदारी छीन ली जाएगी। ऐसी स्थिति आने पर क्या होता था कि अपनी आदमी को ही बैठा देते थे बोली लगाने में, कि मतलब ठीक है जब बोली लगाई जाएगी तो तुम इतना रेट लगा के खरीद लेना। और उसके बाद वो क्या होता था कि वो बाद में पैसा चुकाने से इंकार कर देते थे जो लोग बोली लगाए होते थे, तो फिर वो जमींदारों के नियंत्रण में ही जमीन आ जाती थी। फर्जी बिक्री के कारण जमींदारी को बार बार बेचना पड़ता था। बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। जब कोई भी बोली नहीं लगाता था तो सरकार को वह जमींदारी पुराने जमींदार को ही कम मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। सिंपल सी बात। और होता यह था कि मान लीजिए अगर 500 रुपया टैक्स न भरने के कारण जमींदारी नीलाम हुई है तो पता लगता था कि 300 रुपया देकर ही वो जमींदारी फिर खरीद लेते थे और 200 रुपए का फिर फायदा है। एग्जाम्पल के लिए अब इसको 2000 या 2 लाख कर सकते हैं। तो यानी जो फर्जी जमींदारी थी ये फर्जी नीलामी करवा के अपनी जिम्मेदारी को बचा लेते थे। ठीक, आगे देखते हैं। जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के लठियाल मारपीट कर उसे भगा देते। लठियाल भी कहते हैं या लठियात भी कहते थे या लठैत कह सकते हैं। ठीक है, लठैत भी कहते थे। यानी होता क्या था कि मान लीजिए कोई नया जमींदार ने अगर खरीद भी लिया जमीन, तो जब उसको कब्जा करने जाता था तो जमींदारों के जो आदमी या लठैत होते थे वो उसको मार के भगा देते थे, कब्जा नहीं करने देते थे। कभी कभी स्वयं रैयत नए खरीदार को जमीन में घुसने देते थे। अब मैंने अभी चर्चा की थी ना कि रैयत या जो किसान थे वो पुराने जमींदारों से अपने आप को ज्यादा कनेक्शन फील करते थे, तो वो भी नए जमींदारों को, नए लोग खरीदारों को उस जमीन पे घुसने नहीं देते थे। कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती थी, अतः जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी माता अथवा परिवार के किसी अन्य महिला सदस्य के नाम पर कर देते थे। कंपनी ने एक नियम भी बनाया था कि अगर कोई महिला जमींदार है तो उसकी जमीन हम नहीं छीनेंगे, भले वो सूर्यास्त तक पैसा न दे। तो ऐसी स्थिति में वो जमीन का काफी हिस्सा अपनी माता के नाम पे या बहन के नाम पे, पत्नी के नाम पर कर देते थे, जिससे उसकी जमींदारी न छीनी जाए। ये महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई। तो पहाड़िया लोग बाहर से आने वाले लोगों को संदेह से तथा अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। इस बात की चर्चा सबसे पहले बुकानन ने की थी। जो भी बाहर से जाता था उसको संदेह और शंका की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ी लोगों ने इसका प्रतिरोध किया। अब देखिए, जैसा मैंने आपको चर्चा किया था कि संथाल पहले कहां आए थे, एक मजदूर बनकर आए थे, कहां पर मैदानी इलाकों में काम करने के लिए। लेकिन उन संथालों को पहाड़ों के नीचे बसाया जाने लगा अंग्रेजों द्वारा, दामिने कोह जिसको हम कह रहे थे। तो जब ये लोग भी आए तो भी पहाड़ियों ने प्रतिरोध किया। हालांकि संथालों ने इसको लड़ लिया और उनको भगा भी दिया। धीरे धीरे उन्हें पहाड़ियों में अंदर की ओर चले जाने हेतु विवश कर दिया। उन्हें निचली पहाड़ी तथा घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया। अतः वे ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानों और अधिक बंजर प्रदेशों और भीतरी शुष्क भागों तक सीमित होकर रह गए। इसका उनके रहन सहन तथा जीवनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंततः वे गरीब हो गए। झूम खेती के लिए नई नई उपजाऊ जमीनें चाहिए थी, परंतु अब ऐसी जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई। ठीक, क्योंकि वे दामिने कोह का भाग बन चुकी थी। तो अब क्या हुआ कि जब संथाल लोग यहां पर आए तो संथाल लोगों ने उनको पीछे फेंक दिया, धकेल दिया, उनको इधर आने नहीं दिया। और अब उनकी स्थिति और गरीबों वाली हो गई। वो किसी से अब झगड़ा भी नहीं कर पाते थे, लूट भी नहीं पाते थे। जो खराज दिया जाता था, खिराज जो जमींदारों द्वारा, वो भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये दिक्कत हो गई। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी इनके लिए बहुत समस्या हुई, बाहरी लोगों को प्रतिरोध में लेते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। अब हमने आपको बताया कि संथालों को दामिने कोह दिया गया, संथालों को राजमहल की तलहटी में बसाया गया। पहले उनको कहा गया कि आप भूस्वामी रहेंगे, आप आराम से खेती करिए, स्थायी खेती करिए। जब जमींदारी सिस्टम आ गया तो ये बोला गया कि अब नहीं, जमींदार भूस्वामी होंगे, आप कोई भूस्वामी नहीं होंगे, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो ऋण में डूबने लगे और ये सारी अविश्वासों के कारण उनको क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। तो संथाल को स्थायी कृषि हेतु राजमहल की पहाड़ियों में दामिने कोह के नाम से भूमि दी गई थी। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए और बाजार के लिए अनेक प्रकार की वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे। वे साहूकारों और व्यापारियों के साथ भी लेन देन करने लगे।
परंतु उन्हें शीघ्र ही इसका आभास हो गया। उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया वो उनके हाथों से निकलती जा रही है, इस चीज का आभास हो गया। इसके बहुत से कारण थे। क्या कारण? संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। यानी जो उनकी जमीन थी जिस पर वो स्थायी खेती कर रहे थे उस पर बहुत हाई टैक्सेस लग रहे थे, एक तो उनको ये लग गया। साहूकार उनके ऋण पर बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, एक तो ये अविश्वास और असंतोष का कारण बनने लगा। ऋण न चुका पाने की दशा में उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, ये भी दिक्कत थी। जमींदार लोग संथालों के प्रदेश दामिने को पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। यानी जो संथालों को भूमि दी गई थी, जिसके स्वामित्व उनको प्रदान किया गया था, उस पर भी कहा जाने लगा कि नहीं, इसके मालिक हम हैं। अतः 1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासक होना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने जमींदार, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अब हम जो है अपना शासन खुद करेंगे, हम अपनी आजादी खुद मनाएंगे। और उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण नाम, सिद्धू और कानू, इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है ना। यहां पर एक प्रमुख हथियार, ये सशस्त्र आंदोलन था और कब हुआ? 1855-56। ठीक। और इसमें जो हथियार मुख्य रूप से शस्त्र यूज किया गया वो क्या किया गया? जहरीले बाण। ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या था, ये धनुष बाण से कितना लड़ सकते थे? आर्मी को उतार दिया गया, बड़ी बड़ी फोर्सेस आ गई, हथियार वाले लोग आ गए और इनको दमन कर दिया गया, कुचल दिया गया। महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? ठीक है ना। यानी जो दक्कन के किसान थे वो क्यों ऋणदाताओं से नाराज थे? तो दक्कन के रैयत निम्नलिखित कारणों से ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध थे। निर्माण करने के लिए उन्हें अपना शासन होना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनको लगा कि भाई हमको अपना अगर करना है तो हमें जो है अपना शासन जरूरी है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इंकार कर दिया था। किसानों को लगता था कि ऋणदाता संवेदनहीन हो गया है, उनकी रक्षा पर तरस नहीं खाता। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हुआ ये ना कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले 1861 में जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो बहुत एडवांस लोन किसानों को मिल रहा था, उनको पैसे की आदत हो गई। उसके अलावा उनके अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, और कपास की अचानक जब वहां गृह युद्ध शुरू हुआ, खत्म हुआ, तो सब फिर माल अमेरिका से जाने लगा। तो जो दाम थे कपास के वो अचानक घट गए, तो किसानों को इनकम हुआ नहीं, वो ऋण के नीचे दब गए, उधर से लगान का प्रेशर आने लगा। तो इस दुखद स्थिति में अच्छा, उसके बाद से साहूकारों को पता लग गया कि अब इनकी कपास बिकेगी नहीं, तो उन्होंने लोन देना बंद कर दिया। तो उनको गुस्सा ये था कि ऐसी स्थिति में भी, ऐसे विकट परिस्थिति में भी ऋणदाता जो है उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है और वो हमें लोन देने से मना कर रहे हैं। ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों तथा रिवाजों का उल्लंघन कर रहे हैं। उदाहरण, ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती थी, परंतु ऋणदाता इस मानक की धज्जियां उड़ा रहे थे। नियम था कि जो भी आप ब्याज दे रहे हैं वो जितना पैसा लिया गया उससे अधिक ब्याज नहीं लगा सकते, लेकिन खूब ब्याज लगाया जा रहा था। एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखिएगा कि 100 रुपया कर्जा था और ब्याज ही हो गया था कितना? 2000 का। बिना चुकाई गई ब्याज की राशि को नए बंद पत्रों में शामिल कर लिया जाता था, ताकि ऋणदाता कानून के शिकंजे से बचा रहे और उसकी राशि भी न डूबे। ठीक है। तो अब होता क्या था कि जो ब्याज नहीं चुकाया जाता था वो नए बंद पत्र में शामिल कर लिया जाता है ना। जैसे नियम ये बना दिया गया कि 3 साल तक बंद पत्र, यानी जो जिस पे लिखा जाता था बही खाता, वो लागू रहेगा। तो ब्याज क्या किया जाता था? नए बंद पत्र में ऐड कर दिया जाता था। नया जो कर्जा लिया था तो उसमें भी ऐड हो जाता था। ऋणदाता बंद पत्रों में फर्जी आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल को नीची कीमतों पर खरीदते थे और उनके धन संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे। ऋण चुकाते समय किसान को कोई रसीद नहीं दी जाती थी। तो ये सारे ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण फिर क्या हुआ? विद्रोह की स्थिति देखी गई और समस्याएं आ गई थी। अब थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर्स भी कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी कृषि के विस्तार का पहाड़ियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इस संबंध में ब्रिटिश सरकार तथा संथालों की क्या नीति रही? अब देखिए, स्थायी कृषि का विस्तार होने से जंगलों और चारागाहों का क्षेत्र संकुचित हो गया। जाहिर सी बात है, जो स्थायी कृषि जो था वो पहाड़ों से नीचे स्थायी मैदानी भागों में था। फिर धीरे धीरे और स्थायी कृषि करने के लिए और जंगल साफ किए जाने लगे, पहाड़ी इलाकों में भी और आगे बढ़ने लगे लोग। उससे जो पशु पक्षियों के चरने की जगह थी, जो जंगल थी, वो कम होने लगी। अतः पहाड़ी लोगों और स्थायी खेतिहरों के बीच मनमुटाव तेज हो गया। पहाड़ी लोग नियमित रूप से बसे गांवों पर हमला करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीनकर ले जाने लगे। ये हमने देखा कि जैसे ही स्थायी कृषि के लिए लोग जंगलों और पहाड़ों में घुसने लगे तो उन्होंने भी विरोध तेज कर दिया।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर पहाड़ियों पर काबू पाने का अत्यधिक प्रयास किया, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। जाहिर सी बात है, हमने देखा था कि जब पहाड़ी लोग जो जंगलों में रह रहे थे, वो जब आक्रमण करना मैदानी क्षेत्रों में शुरू किए तो ब्रिटिशर्स ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने संथालों को लालच देकर वहां बसाया था कि वो उनसे लड़ सकते हैं। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या नीति अपनाई? तो 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों का निर्मूल करने की क्रूर नीति अपनाई और उनका शिकार तथा संहार करने लगे। तत्पश्चात 1780 दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्विलैंड ने शांति स्थापना की नीति अपनाई। लेकिन जब वो पहले तो उन्होंने क्या किया कि हम इनको यहां से भगा देंगे, इनको खत्म कर देंगे, लेकिन जब नहीं कर पाए तो भागलपुर के कलेक्टर ने कहा कि ठीक है, हम आपसे शांति प्रस्ताव करते हैं। और शांति प्रस्ताव में क्या बोला कि ठीक है, हम कुछ आप लोगों को देते रहेंगे। इसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था कि हर साल हम कुछ भत्ता देंगे, बदले में आप क्या करेंगे, अपने व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित रखेंगे कि कोई हिंसा या दंगा नहीं करेंगे। उनसे यह अपेक्षा भी की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। परंतु बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से इंकार कर दिया, जिन्होंने पहाड़ी मुखियाओं से अंग्रेजों ने डील की कि ठीक है, ऐसा है कि आप हम आपको कुछ साल में पैसा दे दिया करेंगे और आप अपने लोगों को कंट्रोल में रखिए और उनको बोलिए हिंसा ना करें। तो कुछ मुखियाओं ने तो तुरंत मना कर दिया और जिसने एक्सेप्ट भी किया ना, उसको वहां पर बहुत हीन दृष्टि से देखा गया। ठीक, जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने के कारण उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतानिक मुखिया माना जाने लगा। उनको बोला जाने लगा कि आप तो पैसा लेके काम करने वाले हैं। जिस समय शांति स्थापना के लिए प्रयास चल रहे थे, उस समय पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रु सैन्य बलों से बचाने तथा बाहरी लोगों से लड़ाई आरंभ करने हेतु पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। अतः जब 1810-11 की सर्दियों में बुकानन इस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो यह स्वाभाविक था कि पहाड़िया लोग उसे संदेह की और अविश्वास की दृष्टि से देख रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चर्चाएं थी जो आपको पहाड़िया लोगों के संबंध में जाननी आवश्यक थी, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो था वो ये था कि पहाड़ियों के जीवन पर स्थायी कृषि का क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो प्रभाव ये पड़ रहा था कि जितना ज्यादा स्थायी कृषि को आगे विस्तार करने की कोशिश की गई, इसका प्रतिरोध किया पहाड़िया लोगों ने, क्योंकि उनको ये जगह ज्यादा चाहिए थी अपनी कृषि के लिए। और जब उनकी जगह जमीन को छीन के और स्थायी कृषि को बढ़ाया जाएगा तो उन्होंने फिर आक्रमण करना शुरू किया। बदले में फिर अंग्रेजों ने क्या किया, दबाने की कोशिश की। जब नहीं माने तो शांति प्रस्ताव रखा। शांति प्रस्ताव में जिन मुखियाओं ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको वहां के पहाड़ी लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको, और बाहरी लोगों को फिर वो प्रतिरोध दुश्मन के नजर से देखने लगे। शांति स्थापना के अभियानों और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण वे समझ गए कि उनके क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गोरे व्यक्ति उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारे हुए। उनको लग गया कि ये जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, ये हमारी जंगल और जमीन को छीनेंगे, हमको नष्ट कर देंगे। जो भी शहरी या जो भी गोरे जाते थे, उनको दृष्टि संदेह की दृष्टि से देखते थे। ये सब चला। उसके अनुसार उसके आगे फिर एक कड़ी शुरू हुई, संथाल और पहाड़िया, जिसको क्या बोला गया, हल एवं कुदाल का संघर्ष। ठीक है, हल एवं कुदाल का संघर्ष। क्यों कहा गया इसको हल एवं कुदाल का संघर्ष? क्योंकि हल का प्रयोग करते थे संथाल लोग, कुदाल का प्रयोग करते थे पहाड़िया लोग। दोनों में टकराव शुरू हुआ। इन्हीं दिनों एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी। यह खतरा था कि संख्या में संथाल लोगों का आगमन, बहुत बड़ी संख्या में। ये लोग वहां के जंगलों को साफ कर रहे थे और वहां से इमारती लकड़ी ले रहे थे, जंगल साफ करके और मकान बनाने के लिए लकड़ी ले रहे थे। वे वहां के जमीन जोतकर चावल और कपास उगाने लगे। क्योंकि संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों पर अपना अधिकार जमाया था, इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भी पीछे जाना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए। तो हल नए बासिंदों की शक्ति का प्रतीक था। हल और कुदाल के बीच यह बहुत लंबी लड़ाई चली, या बहुत लंबी संघर्ष आप कह सकते हैं चल रही थी। ठीक है, तो अब एक तो जो समस्या उनको ब्रिटेन से दिखी रही थी, ठीक है, ये संघर्ष चलता रहा। ठीक है, ब्रिटेन से तो उनको दिख ही रहा था परेशानी। उसके बाद पहाड़ी, जब वहां संथाल लोग आकर बसे, तो इन लोगों को, जो पहाड़िया लोग थे, उनको और पीछे भागना पड़ा। और झूम खेती के लिए, यानी स्लैश एंड बर्न, जो जंगलों को जला के खेती करते थे, इसके लिए उनके पास जमीन कम बची। ठीक है, तो ये एक समस्या का कारण बन रही थी। आगे देखते हैं। तो ये आप जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्थायी खेती का पहाड़िया लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे स्थिति बनी, तो आप ये बता सकते हैं कि स्थायी खेती की वजह से उनको अपनी जमीनें अब उनको कम मिल रही थी, क्योंकि जिसमें वो खेती कर सकें, क्योंकि उनकी जमीनों पर कभी ब्रिटिशर्स ने जंगल साफ करवा के स्थायी खेती बढ़ानी शुरू की। फिर संथाल लोगों के आने के बाद तो और स्थायी खेती की वजह से इनको दिक्कत होने लगी।
अगला प्रश्न है कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के बाद जमींदार भू राजस्व को अदा करने में असफल रहे, इसके कारण और परिणामों की जांच कीजिए। कि जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो बहुत सारे जमींदार अपने करों को टाइम से नहीं जमा कर पाते थे। क्या रीजन? अब देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करके हम इसका कंसेप्ट तो समझ गए हैं, थोड़ा सा हम उसको बड़े में कैसे लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ दशकों तक जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में लापरवाही करते रहे। परिणाम स्वरूप राजस्व की बचत राशि बढ़ती चली गई। कारण क्या था? जमींदारों की इस असफलता के अनेक कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, राजस्व आसमान पे था, असफल फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक भुगतान आवश्यक था। तो एक तो इसके कारण क्या था कि मांगे बहुत ऊंची थी। जो दर था, बोला गया कि भाई आप टोटल प्रोडक्शन का 10/11 ये अंग्रेजों को चाहिए था और केवल 1/11 केवल जमींदारों को बोला गया। तो ये मांग बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा चाहे फसल कैसा भी मौसम रहे, ज्यादा फसल हो या कम फसल हो, उनको डिमांड पूरी करनी पड़ती थी। ये एक प्रमुख भी रीजन इसमें दिखाई दे रहा था। इस्तमरारी बंदोबस्त ने जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने, जमींदार का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। तो एक तो जमींदारों को केवल कलेक्शन करने वाला बना दिया कि आप केवल जो है टैक्स को कलेक्ट करके हमको दीजिए, संग्रह करिए, इतना ही दे दिया। बाकी जमींदार के जो पिछले सारे जो उनको अमला मिलता था, जो उनको पुलिस टुकड़ी मिलती थी, न्याय करने का अधिकार मिलता था, ये सब छीन लिया गया था। ऊंची राजस्व मांग 1790 के दशक में लागू की गई। जाहिर सी बात है 1793 में क्या आया था? कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता जिसको कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड। और इसके बाद से ये ऊंची मांग वाला सिस्टम लागू किया जाने लगा, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब इसके परिणाम क्या हुए, रिजल्ट्स क्या निकले? तो इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1793 में लागू हुआ था। इसके अनुसार जमींदारों को एक निश्चित राजस्व राशि कंपनी को देनी पड़ती थी। यह राशि उसे एक निश्चित समय तक चुकानी होती थी। इसको क्या बोलते थे? सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, ठीक। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। उसके बाद उसके बदले उसे अपनी जमींदारी पर खेती करने वाले किसानों से कर वसूल करने का अधिकार था, परंतु अधिकांश जमींदार रैयतों से समय पर वसूल कर पाने के कारण पूरी राजस्व राशि चुका नहीं पाते थे। ठीक है, यानी समय पर वो क्या नहीं कर पाते थे, जमींदार जो है वो टैक्स वसूल नहीं कर पाते थे किसानों से। इसलिए वो क्या कर पाते थे, किसानों को से जो मिलने वाला कर था और जो उनको लगान अंग्रेजों को ले जाके देना था, वो टाइम पर नहीं दे पाते थे। कुछ जमींदार जानबूझकर भी राजस्व अदा नहीं करते थे। फलस्वरूप उन पर बकाया राशि लगातार बढ़ रही थी। कंपनी उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी, अतः राजस्व को पूरा करने के लिए अधिकतर जमींदार नीलाम कर दी गई। तो इतना ज्यादा डिमांड था कि कई बार जमींदार खुद भी पैसा नहीं देते कि हम नहीं देंगे, और फिर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और फर्जी नीलामी करवा के अपने हक में ले लेते थे। तो ये उसके परिणाम हुए, जो वो रीजन बताया गया था उसके ये परिणाम हुए। अगला प्रश्न है कि परिसीमन कानून को 19वीं शताब्दी का रैयतों के खिलाफ अत्याचार का प्रतीक क्यों माना गया? अब परिसीमन कानून में यह बोला गया कि जो बंद पत्र है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं ऋण का, ये 3 साल से अधिक वैलिड नहीं होगा। इसका बहुत दुरुपयोग किया गया। तो महाराष्ट्र के कपास निर्यात में गिरावट आने के बाद ऋणदाताओं ने किसानों को ऋण देने से इंकार कर दिया। इससे किसान क्रोधित उठे। वे इस बात के लिए दुखी नहीं थे कि ऋण के गर्त में धंसते जा रहे हैं, बल्कि यह था कि ऋणदाता उनको क्यों ऐसे समय में जो है वो कोई तरस नहीं खा रहा है, ये उनको ज्यादा खुन्नक थी। देहात के परंपरागत मानकों अर्थात रीति रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे कि भाई इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेना है और हमको थोड़ा संवेदनशील बनना है। ये ऐसा ऋणदाता नहीं कर रहे थे, उनको वो धोखेबाज समझ रहे थे, और इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई हम इनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। ऋण देने का व्यवसाय औपनिवेशिक शासन से पहले भी बहुत फैला था और उस समय ऋणदाता बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते थे। कई प्रकार के मानक ऋणदाता और रैयत, ठीक है, के आपसी संबंध पर लागू होते थे और उन्हें नियमित करते थे। तो पहले से भी ऋणदाता वाला काम चल रहा था, लेकिन ऋणदाता और रैयत किसानों के बीच एक अच्छा संबंध था। उस संबंधों को भी ऋणदाता अब ताक पे रख रहे थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा, मेन एक ये नियम था। लेकिन अब ऐसा भी होने लगा कि जो ऋणदाता थे वो मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलने लगे। इसका उद्देश्य ऋणदाता द्वारा की जाने वाली वसूली को सीमित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की बहुत आलोचना की और इसकी धज्जियां भी उड़ा दी गई। ठीक, तो अब पहले नियम यह होता था कि भाई जितना आप मूलधन दे रहे हैं, जितना पैसा आप दे रहे हैं कर्जे में, उससे ज्यादा आप ब्याज नहीं वसूल सकते। लेकिन इस नियम की भी धज्जियां उड़ा दी गई और कहीं ना कहीं ये औपनिवेशिक शासन इसको मानने को तैयार नहीं था। और एक ऐसा भी आया कि जब 100 रुपए पर 2000 से अधिक का ब्याज आ गया, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि शोषण वाला काम हो रहा था।
रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरदस्ती वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दे रखी थी। ठीक है, अब कारण क्या थे, क्यों शोषण इस तरह का हो गया? जब ऋण चुकाए जाते थे तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इंकार कर देते थे और बोलते थे आपने तो ऋण चुकाए नहीं है, आपके ऊपर इतना ब्याज बचा है। वे बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे, गलत रिपोर्ट लगा देते थे। वे किसानों की फसल कम कीमतों में लेते थे और किसानों की धन संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे। तो ये प्रमुख रीजन थे जिनके कारण जो है ऐसे कानून शोषण का मार्ग जरिया बन गए थे किसानों के लिए। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और बंदपत्र इसी नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली का प्रतीक बन गए। पहले इस प्रकार के दस्तावेज कम हुआ करते थे, परंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर लेन देन को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। उनके विचार में लेन देन की शर्तें, संविदाएं, दस्तावेज और बंदपत्रों में साफ साफ शब्दों में कही जानी चाहिए और कानूनी होने चाहिए। देखिए, जो कानून बन के आया ना, उसमें यह हुआ कि भाई 3 साल तक बंदपत्र मान्य होगा और बंदपत्र में जो लिखा होगा वही हम मानेंगे। अब पहले क्या होता था, मुंहजबानी, इनफॉर्मल रूप से लेन देन होता था तो सब ठीक रहता था। अब ये जो बंदपत्र थे उसमें सब गलत गलत चीजें भर देते थे ऋणदाता, तो इससे किसानों का शोषण होने लगा। और किसान जब अपनी याचिका देते थे कि भाई हम तो पैसा दे चुके हैं, हमने तो कम कर्ज लिया था, तो बोलते थे दिखाओ कहां लिखा है, ये तो 3 साल के वैलिडिटी, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये इनके लिए एक शोषण का कारण बनता चला गया। ठीक है, और जब तक कोई दस्तावेज कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो बोलते थे कोई दस्तावेज जो कानूनी रूप से मान्य है वही होना चाहिए, उसी को मानेंगे, अन्यथा कुछ नहीं मानेंगे। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बंबई दक्कन में लागू की गई भू राजस्व प्रणाली की जांच कीजिए। किसान किस प्रकार साहूकारों के ऋण जाल में फंस गए, स्पष्ट कीजिए। तो यही सारी चीजें भी हम चर्चा कर रहे थे। बंबई दक्कन में कौन सी प्रणाली है, तो रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है, और यहां जो लगान की दर है वो 40 से 50% है। ठीक है ना, तो ये एक समस्या का कारण था। तो बंबई दक्कन में रैयतवाड़ी भू राजस्व लागू की गई थी। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे किसानों के साथ निश्चित की जाती थी। यहां पे कोई बीच में नहीं था, सीधे किसान थे। अलग अलग प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा दिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा कर पाने की क्षमता का मूल्यांकन भी कर दिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उनका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। अब इसमें क्या होता था रैयतवाड़ी प्रणाली में कि वहां पे खुद ही अंग्रेज जो है उसका सर्वे करते थे कि इतना यहां से उत्पादन हो सकता है, इतना टैक्स वे दे सकते हैं, और बताया जाता था कि इतना आप टैक्स दीजिए। प्रत्येक 30 सालों के बाद जमीन का फिर सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाती थी। अतः राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रह गई थी। ठीक है, तो हर 30 साल में उसको देखा जाएगा, तब तक वही राजस्व कर चलेगा। ये सारी चीजें रैयतवाड़ी समस्या में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू की गई थी। अब इससे किसान जो है ऋण जाल में फंस रहे थे। जाहिर सी बात है, ज्यादा जब टैक्स देना होगा तो कर्जा लेंगे, उसको भरने के लिए फिर कर्जा लेंगे। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। राजस्व की मांग इतनी अधिक थी कि अनेक स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। उन प्रदेशों में समस्या बहुत गंभीर थी जहां जमीन खराब किस्म की थी और वर्षा कम होती थी। वहां के किसानों को साहूकार से ऋण लेना पड़ता था। अब ये मैंने आपको बताया था कमियों में भी कि स्थायी जो ये रैयतवाड़ी प्रणाली थी, तो जो बंबई और दक्कन का इलाका है, कई जगह बरसात कम होती है, उत्पादन कम होता है, फिर भी टैक्स का रेट हाई था। 1830 के दशक से किसान और ऋणदाताओं के बीच निम्नलिखित कारणों से टकराव रहने लगा। 1882 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई तथा लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिणाम स्वरूप किसानों की आय में बहुत कमी आ गई। नेचुरल सी बात थी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है इसमें। ठीक है, 1832-34 के वर्षों में देहाती क्षेत्र अकाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और ज्यादा से ज्यादा आबादी का मौत का शिकार हो गई। जो बचे थे उसके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बचत राशियां आसमान छूने लगी। परिणाम स्वरूप किसानों को ऋण लेना पड़ा। बार बार ऋण लेने की परंपरा आ रही है। पहले क्यों, ज्यादा लगान चुकाना है तो भी ऋण लेना पड़ेगा, अकाल और भूख के कारण भी ऋण लेना पड़ रहा है। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती गईं। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे। इसके लिए वे नए नए क्षेत्रों में जा रहे थे और उपलब्ध भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। परंतु किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल और बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने की आवश्यकता पड़ती थी और इसके लिए फिर एक बार उनको ऋणदाता, यानी कैसे ऋण के जंजाल में फंस रहे हैं उसके विभिन्न कारण हैं। ज्यादा लगान चुकाने के लिए, अपने अकाल के समय में खुद को पालने के लिए, कृषि विस्तार के लिए बलों, बैल, हल और बीज के लिए, तो ये वो बार बार ऋण वाली स्थिति में ही जा रहे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में कृषि संबंधी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला क्या समस्या था, सिंचाई के साधनों का अभाव। यानी जो आप कह सकते हैं कि जो इरिगेशन के लिए साधन थे वो नहीं थे।
और आपको भी पता है कि वर्षा वाले जगह भी कम थे कि वर्षा भी कम हो। भारतीय कृषि की सबसे प्रमुख समस्या नहरों और अन्य सिंचाई की व्यवस्था का न होना था। उस काल में भी नहरों के अभाव में कृषि पूर्णतः वर्षा पर आश्रित रहती थी। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कुएं तथा तालाब आदि से सिंचाई की व्यवस्था की गई, किंतु फिर भी सिंचाई की समस्या को सुलझाया नहीं सका। तो 18वीं शताब्दी में एक प्रमुख कारण जो था, सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई की समस्या। कोई इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उस पर लगान भी ज्यादा था। खाद की समस्या तो भारतीय कृषि के लिए खाद की समस्या भी सदा से बनी हुई है और 18वीं शताब्दी में भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। वैज्ञानिक उपायों से खाद बनाने की व्यवस्था नहीं थी। परंपरागत रूप से गोबर की खाद को भारतीय कृषि के लिए सर्वोत्तम समझे जाने के बाद भी भारतीय किसान गोबर के उपले बनाकर खाना बनाने में प्रयोग करता था, अतः भूमि को खाद नहीं मिलती थी। एक इंपॉर्टेंट बात है, गोबर से खाद बनाने की बात तो होती थी मगर उसको खाना बनाने के लिए उपले बनाने थे तो उसमें गोबर चला जाता था। एक समस्या और थी कि मानसून पर निर्भरता थी। वहां जो पूरी खेती तो इस बात पे थी कि इस समय बारिश होगी तो ये फसल लगा लो, हमको फायदा मिल जाएगा। अब बारिश हुई कि नहीं हुई ये समस्या का कारण बनी होती थी, तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। पिछड़ी तकनीक और भारी ऋणग्रस्तता ये तो थी। जो कृषि करने की तकनीक थी, जो तरीके इस्तेमाल किए जाते थे वो बहुत पिछड़े जमाने के थे, प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं। और ऋणग्रस्तता यानी कि वो बहुत ज्यादा लोन और इस चक्कर में साहूकारों के चक्कर में फंसे हुए थे। ठीक है, पिछड़ी तकनीक का प्रयोग करते थे और उन्हें हमेशा ऋणग्रस्तता में जन्म लेना पड़ता था। वो पैदा होते ही थे तो कर्जे में रहते थे, कर्जे में ही पलते थे और संतान के लिए कर्जा छोड़ के चले जाते थे। पशुओं की समस्या, पशुओं को धन के रूप में देखते थे लेकिन उनके खाने पीने के लिए चीजें इकट्ठा नहीं कर पाते थे। अकाल में पशुएं भी बहुत ज्यादा, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती थी। वो 2 बैल रख पाना भी मुश्किल होता था। दूसरे पशुओं को पर्याप्त चारा नहीं मिल पाना और उनके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उनका पर्याप्त उपयोग भी नहीं हो पाता था। तो खेती करने के लिए उनको बैल चाहिए और बैलों को भी पालना पोसना इनके लिए समस्या बन चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भू राजस्व की वसूली की एक नई पद्धति प्रचलित की जिसे स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा कहा गया। इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसको हम डिटेल में देख भी चुके हैं। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी द्वारा सरकार को दिए जाने वाले वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए कि भाई इतना आपको देना है। कितना किया गया था? 10/11 और 1/11। जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां नीलाम हो जाने लगी। क्यों नीलाम होने लगी? कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राजस्व मांगे अत्यधिक ऊंची थी, यह महत्वपूर्ण बात है। और स्थायी अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राज्य की राजस्व मांग का निर्धारण स्थायी रूप से किया गया था। इसका तात्पर्य था कि आगामी समय में कृषि में विस्तार और मूल्य में होने वाली वृद्धि का कोई अतिरिक्त लाभ कंपनी को नहीं मिलने वाला था। एक तो यह था कि भाई अगर कोई मूल्य बढ़ता है और ज्यादा फायदा भी अगर होता है जमींदारों को तो भी कंपनी उसमें लाभ नहीं कमाती थी, लेकिन उसका नियम यह था कि आप कम से कम मिनिमम जो देना है वो दे दीजिए, नहीं देंगे तो फिर आपकी नीलामी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट था। अतः इस प्रत्याशित हानि को कम करने के लिए कंपनी राजस्व की मांग को पहले ही बढ़ा देती थी। उसको लगता था कि बाद में कोई बेनिफिट तो हम ले नहीं पाएंगे, तो पहले ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स का रेट कर दो। इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को अनेक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहले उनके पास पुलिस होती थी, वो जबरदस्ती जाकर छीनती थी, टैक्स ले आती थी, वो भी नहीं रह गया। उनको कोई अधिकारी या अमला नहीं रह गया, तो वो टैक्स कलेक्शन करने में दिक्कत होती थी। तो उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, उनके सीमा शुल्क वसूल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उन्हें उनकी स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति भी वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब जमींदार शक्ति का प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली नहीं कर पाते थे, और जब शक्ति का प्रयोग करके राजस्व वसूली नहीं कर पाएंगे तो वो पैसा भर नहीं पाएंगे और उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात है। कई बार जमींदार जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। भूमि के नीलाम किए जाने पर उनके अपने एजेंट कम से कम बोली लगाकर उसे प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार जमींदारी को राजस्व के रूप में पहले की अपेक्षा कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो यह कारण बनता जा रहा था। राजस्व वसूली के समय जमींदारी का अधिकारी, जिसे सामान्य रूप से अमला कहा जाता था, ग्राम में जाता था। कभी कम मूल्यों और फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे, तो कभी रैयत ठीक समय में जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। इस प्रकार जमींदार ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था और उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। कई बार क्या होता था, मान लीजिए बहुत टैक्स हो गया, अभी हमने चर्चा की, तो जमींदारी बोलता था कि ठीक है मैं पैसा नहीं भरूंगा, नीलाम करेंगे तो कम में खरीद लूंगा। और कई बार क्या होता था कि फर्जी नीलामी करवाने के लिए भी नीलामी करा दी जाती थी। तो ये रीजन थे कि ये सारी जिम्मेदारियां नीलाम हो रही थी। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से कैसे भिन्न थी। तो पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। संथालों को ब्रिटिश अधिकारी जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसाया था। वो लोग ऊपर रहते थे, नीचे तलहटी में संथालों को बसाया गया था।
अब क्या भिन्नता थी देखते हैं। तो पहाड़ी लोगों की जो आजीविका थी, ये गुजर बसर करते थे जंगल की उपज से। वो झूम खेती करते थे, स्लैश एंड बर्न। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर जमीन को साफ कर लेते थे, और जो राख में पोटास मिलती थी उससे दाल और इस तरह के बाजरे जैसी फसलें उगाते थे, ज्वार बाजरा ये सब उगा लेते थे। ये पहाड़ी लोगों के इंपॉर्टेंट था। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन पर खेती करते थे, फिर उसको परती छोड़कर चले जाते थे, ठीक है, जिससे वह जमीन समाप्त, उसकी जो उर्वरता समाप्त हुई होती थी वो फिर आ जाती थी। पहाड़ी लोग पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। पहाड़ी लोग खाने के लिए जंगलों में महुआ के फूल इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया है, और जंगल का शिकार भी करते थे, ठीक है। पहाड़िया लोग बेचने के लिए रेशम के जो कीड़े होते थे, रॉल अथवा काठ कोयला बनाने के लिए भी लकड़ियां एकत्रित करते थे। इसके लिए वो कुदाल का उपयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, इनका प्रमुख जो हथियार था वो कुदाल होता था, और संथालों का क्या होता था, हल होता था। पहाड़ियों को अपना मूल आधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों में आक्रमण करते थे, और आक्रमण मुख्यतः अपने आप को अकाल के दिनों में जीवित रखने के लिए करते थे। ये हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। व्यापारी पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहाड़ियों को पथ कर दिया करते थे, ठीक है, जिसको रोड टैक्स कहते हैं, रोड टैक्स। इस प्रकार का पथकर प्राप्त करके पहाड़िया मुखिया उन व्यापारियों की रक्षा करते थे, और उन्हें आश्वासन भी देते थे कि कोई भी उनका माल नहीं लूटेगा। तो पहाड़ी लोगों के जीवन को आप देख रहे हैं कैसे ये जीते थे, इसको डिटेल में हमने चर्चा भी किया हुआ है। अब संथाल क्या होता था? संथाल लोग खेती के कार्य के लिए किसका, हल का उपयोग करते थे। संथाल व्यापारी और साहूकारों के साथ लेन देन करते थे, कोई उसमें छीना झपटी या लड़ाई नहीं थी। संथाल लोग जंगल को काटकर जमीन जोतते थे, और चावल, कपास, तंबाकू, सरसों इस तरह के ये वाणिज्यिक फसलों का इस्तेमाल करते थे, है ना। केवल जीविका के लिए नहीं बल्कि वाणिज्यिक जो फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो उगाते थे। समय गुजरने के बाद संथाल लोग एक जगह पर रहकर स्थायी कृषि करने लगे। इंपॉर्टेंट बात है, वो घूम घूम के खेती नहीं करते थे, स्थायी कृषि करने लगे। अब सवाल है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में आयात की जाने वाली कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था, बहुत बड़ा भाग था। ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता काफी समय से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण परेशान थे। यदि यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, यही सोचकर वो बड़ी उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। अभी ये सोच ही रहे थे ब्रिटेन के लोग कि अगर अमेरिका से कपास नहीं आएगा तो क्या होगा। तब तक अमेरिका में गृह युद्ध आ गया। सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया। इससे ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में उथल पुथल मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास की आयात में भारी गिरावट आई। यह सामान्य आयात का 3% से भी कम हो गया। सन 1861 में जहां 20 लाख गांठें आती थी, वहां अब उससे भी बहुत कम आने लगी। तो अमेरिका से अचानक जो कपास आता था वो कपास आना बंद हो गया। तो जो 20 लाख गांठें आती थी वो केवल 55,000 गांठों पे आ गई, बहुत कम आयात हुआ। अतः भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि अब ब्रिटेन को कपास का अधिक से अधिक निर्यात करें। बंबई के कपास व्यापारियों ने कपास को आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को प्रोत्साहन हेतु कपास पैदा करने के लिए जिलों का दौरा किया, और तेजी आने पर बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयास किया। अब किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन का निम्नलिखित तरीके से बदलाव किया। क्या प्रभावित हुआ रैयतों का जीवन? इस बात का दक्कन के देहाती इलाकों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दक्कन के गांवों में रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, बहुत उनको कर्जा मिलने लगा कि ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा, उनको 100 रुपए एडवांस मिलने लगे कि आप ज्यादा उगाइए। जब तक अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तब तक बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता रहा। 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले क्षेत्र की संख्या दुगनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आ गई कि ब्रिटेन के कुल कपास का 90% केवल भारत से जाने लगा। परंतु तेजी की इन वर्षों से सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, परंतु ज्यादातर किसान ऋण के बोझ से और दब गए। उनको एडवांस दे दे के इतना ऋण के नीचे दबा दिया गया कि बाद में फिर उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई। ठीक है, कपास के व्यापार में तेजी आने पर भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से बाजार से हटाकर कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने अधीन करने के सपने देखने लगे। लेकिन 1865 में कपास का पुनः उत्पादन होने लगा। अब यहां के व्यापारी ये सोचने लगे कि हम जो है अभी ब्रिटेन में महारथी बन जाएंगे कपास बेचने के। लेकिन 1865 में अमेरिका में फिर गृह युद्ध शांत हो गया और वहां का कॉटन क्वालिटी अच्छा होता था। फिर वहां से कपास जाने लगा, इंडिया वालों का डिमांड घट गया और किसान और व्यापारी दोनों को नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है कि किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोत के उपयोग के विषय में क्या समस्याएं आती है। तो यह सत्य है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सरकारी स्रोत जैसे राजस्व अभिलेख, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट और पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय लेखक को कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या?
सरकारी स्रोत वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष वर्णन नहीं करते, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों की पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता। इसमें बायसनेस होती है, अपने हिसाब से लिखते हैं। सरकारी स्रोत विभिन्न घटनाओं के संबंध में किसी न किसी रूप में सरकारी दृष्टिकोण और अभिप्रयोग से पक्षधर होते हैं ना, पक्षधर यानी बायस्ड होते हैं, विभिन्न घटनाओं का विवरण सरकारी दृष्टिकोण से करते हैं। तो जो हमारे इतिहासकार हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स तो है, लेकिन इसमें बायसनेस का खतरा रहता है, ये एक टेंशन की बात है। सरकारी स्रोतों की सहानुभूति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति होती है, ठीक है। वे किसी न किसी रूप में पीड़ितों के साथ व स्थान पर सरकार के ही हितों के समर्थकों के महत्वपूर्ण बात है। जैसे उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग की बात की जाए तो उसने क्या बोला कि सरकारी राजस्व की मांग का विद्रोह के प्रारंभ में क्या योगदान था, या क्या किसान राजस्व की ऊंची दर के कारण विद्रोह के लिए उतारू हो गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आयोग ने बोला कि संपूर्ण जांच पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें विद्रोह का प्रमुख कारण ऋणदाताओं अथवा साहूकारों को बताया गया। देखिए, तो एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि अगर उस सरकारी रिपोर्ट को देखते हुए कोई रिपोर्ट बनाए, कोई इतिहास लिखा जाए तो आपको लगेगा कि केवल ऋणदाता जिम्मेदार है, लेकिन उसमें सरकार की भी भूमिका थी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकारी मांग किसानों की उत्तेजना या क्रोध का कारण नहीं थी। देखिए, सरकार को क्लीन चिट दिया जा रहा है, तो यहां पर ये सारी सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती हैं। आयोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए भूल गया कि आखिर किसान साहूकारों की शरण में क्यों जाते थे। किसानों को साहूकारों की शरण में इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि बहुत ज्यादा भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी और उसके वसूली के जो नियम थे वो भी कठोर थे, इसलिए व्यवस्था पूर्वक साहूकार की शरण में किसानों को जाना पड़ता था। इस चीज को उस रिपोर्ट में बताया नहीं गया था, तो इसलिए ये इतिहासकारों के लिए कंफ्यूजिंग भी साबित हो सकता है। इसका अभिप्राय यह था कि औपनिवेशिक सरकार जनता में व्याप्त असंतोष या रोष के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने को तैयार नहीं थी, अतः किसान इतिहास लेखन में सरकारी स्रोत का उपयोग करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण, सरकारी रिपोर्ट का अध्ययन अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सरकारी रिपोर्टों का उपलब्ध साक्ष्य का मिलान उस समय के समाचार पत्र, गैर सरकारी विवरण और अभिलेखों के साथ कर लेना चाहिए कि उस समय के समाचार पत्र इस बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या स्थिति थी, सारी चीजों को एक बार मिला के तब इतिहासकारों को इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चाहे 1 मार्क्स वाले हो, लघु उत्तरी हो या दीर्घ उत्तरी हो, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी का, और इसकी अपनी वेबसाइट भी है www.magnetbrains.com। इस पर जाके और आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनकी, और वहां पे क्लिक करके और आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान के सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये सारा उसमें पढ़ सकते हैं। इतिहास भी देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान भी देख सकते हैं। आपको सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये सारी चीजें, सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैग्नेट ब्रेन्स का अपना हिंदी चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो चैनल है, इसके साथ वेबसाइट भी जो है, इस वेबसाइट पर भी आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और वहां आपको क्या क्या मिल जाएगा, वहां आपको एनसीईआरटी के बेस्ड सारी चीजें और 1 टाइम रिवीजन मिल जाएगा, यानी कि 1 शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मेरे पूरे कोर्स की इतिहास और पॉलिटिकल साइंस सब आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और वहां से फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके और यहां से हिंदी मीडियम का हिस्ट्री का सिलेबस ओवरव्यू और सारे चैप्टर्स एक एक करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर ये बेहतरीन सुविधा आपको वेबसाइट पर भी मिल रही है। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन प्ले स्टोर पे भी, मैग्नेट ब्रेन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी क्या कर सकते हैं, वहां उस ऐप से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्या लेकर आया है, कक्षा 6 से 12 तक के लिए सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड की फ्री एजुकेशन शिक्षा लेकर आए हिंदी माध्यम में, ठीक है। इस तरह के वीडियो निःशुल्क आपको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, बस आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट आपको लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस और महत्वपूर्ण चीजें हम आपको लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तब तक आप खूब पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़िए, क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर।